नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सी एस एस। सी एस एस मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है। अब ये होती क्या है इसके लिए पहले हम ये पिक्चर को समझते हैं। तो इसके पहले मैंने एच टी एम एल में जब समझाया था तो एच टी एम एल का काम सिर्फ होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना। स्ट्रक्चर किसका? मान लो हम वेब पेज बना रहे हैं। अब वेब पेज मान लो क्या वेब पेज बनाते ही हैं। एच टी एम एल को क्या बोलते हैं? वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कैसे लिखा जाता है? एच टी एम एल इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, मार्कअप में। ठीक, अब यहाँ देखिए अगर मैं कोई रोबोट की बात करूँ तो रोबोट को बनाने में एच टी एम एल का सहयोग सिर्फ इतना होता है कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ठीक है। अब उस स्ट्रक्चर को अगर हमको दिखाना है कि वो किस प्रकार से मतलब एक रोबोट टाइप दिखे, तो उसको दिखाने में सहायता करता है सी एस एस, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए और अपेरेंस कैसा होना चाहिए। ठीक है। इसको बनाने में या इसको दिखाने में कौन सहायता करता है? सी एस एस, यानी कि एक प्रकार की स्टाइल है जो वेब पेज को स्टाइल को कैसे नियंत्रित करना है वो बताती है। ठीक है। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट उसको डायनेमिक बनाने का काम करती है, यानी कि वो वर्क क्या करेगा। ठीक है। जैसे मान लो एक ह्यूमन की बात करें, यहाँ पे अगर बात करें हम तो देखिए ह्यूमन में जो कंकाल तंत्र है, एक स्ट्रक्चर है, वो बनाने का काम कौन कर रहा है? एच टी एम एल। उसको फॉर्मेटिंग करने का काम कौन कर रहा है? सी एस एस। और उसको डायनेमिक बनाने का काम, यानी कि जो मांसपेशियाँ है, रक्त जो ब्लड है हमारा, सर्कुलेशन कैसा होना चाहिए, तो उसको मेंटेन कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेब पेज है, मान लो ये वेब पेज है, और वेब पेज जो है उसका स्ट्रक्चर कौन ने बनाया है? एच टी एम एल ने। वेब पेज को फॉर्मेट किसने करा? वेब पेज को फॉर्मेट करा सी एस एस ने। और वेब पेज काम कैसे करेगा उसको डायनेमिक किसने बनाया? डायनेमिक बनाया जावास्क्रिप्ट ने। तो इस प्रकार आप सी एस एस के महत्व को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट में लेकर चलता हूँ। जैसे हम गूगल खोल लेते हैं, ये गूगल क्रोम खोल लेते हैं यहाँ पे। और गूगल क्रोम खोलने के बाद हम जो है यहाँ पे चलते हैं सी एस एस ट्यूटोरियल। ठीक है, सी एस एस ट्यूटोरियल यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस पे जाकर हम जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इंट्रोडक्शन में चलते हैं, तो यहाँ आप देखिए देखिए जो आपको दिख रहा है वेलकम टू माय होम पेज, इसका मतलब है कि एक वेब पेज बना हुआ है और इस वेब पेज में बहुत सारी स्टाइल्स बनी हुई है। जैसे स्टाइल सीट 1, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ, देखिए उस वेब पेज की स्टाइल यहाँ परिवर्तित हो चुकी है और जो हमारा मीनू था वो साइड मीनू इधर आ चुका है। फिर अगर हम स्टाइल 3 पे क्लिक करें तो देखिए इस प्रकार से चेंज हो गया। फिर यहाँ पे हम देखें तो देखिए जो स्टाइल है उसका लुक परिवर्तित हो गया। स्टाइल 4 पे क्लिक करें तो वो इस प्रकार का दिखने लगा। और नो स्टाइल सीट पे क्लिक करें, देखिए स्टाइल सीट अगर नहीं है तो आपको वेब पेज इस प्रकार का दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टाइल सीट है, जो सी एस एस है, वो क्या वर्क कर रही है। स्टाइल सीट हमारे वेब पेज को सुव्यवस्थित रूप से कैसे दिखाना है उसमें सहायता करती है। तो आपको सी एस एस के बारे में बेसिक चीज़ पता चल गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सी एस एस के जो टॉपिक्स है उनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सी एस एस की अगर बात करूं तो सी एस एस का मुख्य काम होता है जो वेब डॉक्यूमेंट होता है। वेब डॉक्यूमेंट मतलब हम समझ सकते हैं वेब पेज। क्या होता है? वेब पेज। और वेब पेज में जो भी हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें स्टाइल को कैसे नियंत्रित करना है, स्टाइल को कैसे कंट्रोल करना है आसानी से और सिंपल मतलब सिंपल रूप से, उसको कौन मेंटेन करता है? सी एस एस। यानी कि सी एस एस जो है वेब पेज में, कोई भी वेब पेज में स्टाइल को कैसे नियंत्रित करना है वो निर्धारित करता है। ठीक है। अब सी एस एस पढ़े क्यों, कौन पढ़े, ये जरूरी है। तो देखिए सी एस एस हर एक वो स्टूडेंट पढ़ेगा, हर एक वो वर्किंग प्रोफेशनल पढ़ेगा जो ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब जो वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है वो स्टूडेंट इसको पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अभी अभी किसी ने जॉब ज्वाइन किया और वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपने करियर को लेकर, तो उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है सी एस एस को। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे, सी एस एस देखिए कलर को कंट्रोल करता है टेक्स्ट के। उसके बाद देखिए फ़ॉन्ट को मैनेज करता है, पैराग्राफ्स है, बॉर्डर है, पेडिंग है, मार्जिन है, टेबल है, लिस्ट है, जितने भी एच टी एम एल के टैग है सभी को फॉर्मेट करने का काम आसानी से करता है कौन? सी एस एस। इसलिए सी एस एस का यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही अगर जो है किसी ने अपना करियर स्टार्ट किया है प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर के क्षेत्र में, तो उसे एच टी एम एल के साथ साथ सी एस एस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एच टी एम एल इसके पहले मैंने बेसिक रूप से सिखा दिया हूँ, अब आपको जो है यहाँ पे सी एस एस को सीखना है। ठीक है। इसके अलावा अगर एच टी एम एल और सी एस एस आप सीख जाते हो
मतलब जो वेब डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर शुरू कर रहा है और अगर वो HTML और CSS सीख जाते हैं तो उन्हें अन्य जो लैंग्वेज है जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, PHP है, एंगुलर है, इनको सीखने में काफ़ी आसानी होगी। इसलिए आप समझ सकते हैं CSS बहुत ही ज़रूरी है। अब CSS पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो देखिए ये जो HTML वाला जो वेब पेज है वो हमने पहले बना चुके हैं। HTML के बाद देखिए लास्ट में HTML यहाँ पर क्लोज हुआ है। हेड, तो हेड देखिए यहाँ पर क्लोज हुआ है। उसके बाद देखिए टाइटल है, तो टाइटल हमने दे दिए, कोई वेब पेज है उसका टाइटल क्या शो होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर टाइटल को क्लोज कर दिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल लिए हमने, तो स्टाइल वही है जो हम CSS पढ़ने वाले तो उसको स्टाइल टैग से यहाँ दर्शाते हैं। और ये H1 जो है एक सेलेक्टर है, अभी हम पढ़ेंगे सेलेक्टर क्या होता है। उसके अंदर देखिए जो ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, इसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को डिफाइन करना होता है कि कलर क्या दिए, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो H1 है उस टैग को हमने लिए, तो H1 की ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे इसका कलर आ जाना चाहिए। तो सिंपल हम चलते हैं पहले हम गूगल फिर से ओपन करते हैं। गूगल ओपन करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो एक नया टेक्स्ट एडिटर है उसको डाउनलोड कैसे करें। तो यहाँ जब आप गूगल में पहुँच जाओगे तो देखिए गूगल में जब पहुँच गए तो यहाँ पे आपको सबलाइम लिखना है। ये काफ़ी सरल है, यानी कि हमने सबसे पहले नोटपैड सिंपल वाला पढ़े थे, फिर नोटपैड प्लस प्लस पढ़े। नोटपैड प्लस प्लस में थोड़ी सी सुविधाएं मिल गई थी हमको। अब हम जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करेंगे। तो सबलाइम ऐसे सिर्फ आपको सबलाइम लिखना है और देखिए आपको www.sublimetext.com आ गया। तो ये एक प्रकार का एडिटर है और यहाँ पे आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। या फिर यहीं पे देखो आपको वर्जन भी दिए हुए हैं, तो हमको यहाँ सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करना है। और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए बिल्ड नंबर यहाँ पे आ गया है और देखिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज यहाँ पे वर्जन दिए हुए हैं, जैसे विंडोज़ आल्सो अवेलेबल पोर्टेबल वर्जन। अब देखिए आपके पास 32 बिट है तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, अगर 64 बिट है तो इसको क्लिक कर लीजिए। तो दोनों में से कोई भी आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते देखिए ऊपर डाउनलोड का जो है आने लगा है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और इसको मतलब जो डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पे जाकर आप क्लिक करोगे तो ये जो है डाउनलोड हो, मतलब एक प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे पास इंस्टॉल कर लिया गया है, ठीक है। पहले ही यहाँ पे मैं जाऊँगा और देखिए मेरे पास स्टार्ट बटन में सबलाइम टेक्स्ट दिख रहा है, नहीं दिखता तो आप सर्च कर लीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पहले से वेब पेज बने हुए हैं, इनको क्या करता हूँ मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी और इसको भी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आपको एक जो है इसका होम पेज दिख रहा है, होम पेज या फिर इसका विंडो दिख रही हो, यहाँ पे आपको जाना है न्यू, Ctrl+N भी कर सकते हैं और इसको फिर से फाइल में जाकर सेव करना है। ये देखिए सेव करना है, हमारा फोल्डर वही है जो हम पहले HTML के लिए उपयोग करते थे डेस्कटॉप के अंतर्गत वेब पेज। इस वेब पेज वाले फोल्डर में हमको करना है CSS practice.html, CSS practice, एक मिनट, CSS की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, ठीक है। इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। अब देखिए हमारी फाइल का नाम CSS practice.html हो चुका है और यहाँ सिंपल हमको टैग को शुरू करना है, ठीक है, ऐसे एंटर। तो देखिए हमारा पूरा जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिक आ चुका है, तो इसलिए जो है आसान हमारे लिए हो जाता है। अब हमने HTML में काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, तो HTML में प्रैक्टिस कर ली तो हमारे लिए यहाँ पे टैग को लिखने में काफ़ी आसानी होगी, किसके माध्यम से, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से। तो आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप रहने दीजिए, जैसे 2 लाइन हमारे लिए यहाँ पे कोई काम की नहीं है। उसके बाद डॉक टाइप आप हटा सकते हो पर रहने दीजिए। यहाँ टाइटल में हम लिख देते हैं क्या लिख देते हैं, CSS प्रैक्टिस, यानी कि जब भी हमारा वेब पेज रन हो तो हमारे टाइटल में क्या शो होना चाहिए, CSS प्रैक्टिस। उसके बाद हम बॉडी में क्या लिखते हैं, H1, और H1 लिखने के बाद हम लिख देते हैं हेडिंग, दिस इज हेडिंग 1, इस प्रकार से लिख देते हैं और ये हमारा टैग बंद हो चुका है। हम इसको सिंपल सेव करते हैं, सेव तो ऑलरेडी है, और राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए ओपन इन ब्राउज़र, क्या करना है, कहीं भी राइट क्लिक करना है और ओपन इन ब्राउज़र। ओपन इन ब्राउज़र करोगे देखिए हेडिंग आपकी शो हो चुकी है। अब मान लो हम फिर से चलते हैं, हम इसमें स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके जस्ट सामने हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉन्ट टैग। क्या लगाएंगे, फॉन्ट टैग। अब ये फॉन्ट जो बंद वाला है उसको हम लास्ट में कर देंगे, मतलब यदि हमको HTML में फॉर्मेटिंग करना तो हम कैसे करेंगे, फॉन्ट लगाकर फॉन्ट को क्लोज करेंगे
और इसके बाद हम जो है साइज़ दे देंगे, साइज़ देंगे और यहाँ दे देते हैं हम क्या 5 EM। अच्छा, साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हेडिंग 1 में ऑलरेडी साइज़ हमारा आ चुका है। तो हम क्या दे देंगे, कलर, और कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, उसके बाद आप फेस दे सकते हैं। फेस का मतलब टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक या अन्य कोई चीज़। तो इतना बस देखें, हम जो है राइट क्लिक करके सेव कर, मतलब सेव कर दिए और ओपन कर दें। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग 1, यहाँ पे कलर आ चुका है। यदि मान लो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या लगाते हैं, फॉन्ट, और फॉन्ट लगा के हम लिख देते हैं दिस इज़ फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ हमको एट्रीब्यूट लगाना जरूरी ना, तो हम लगा देते हैं साइज़, और साइज़ में दे देते हैं 2 EM, एक यूनिट होती है। और कलर दे देते हैं क्या, कलर दे देते हैं ब्लू। ठीक, अब इसको हम जो है सेव करके रन करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटेड आया। यदि मान लो ये फ़ॉन्ट का जो टैग है मैं नहीं लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम एक P लगा देते हैं। P लगाने की वजह हम जो है दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट, इस प्रकार से लिख के हम जो है और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो देखिए ये सिंपल टेक्स्ट आ गया। क्यों सिंपल टेक्स्ट आ गया? क्योंकि इसमें हमने फॉर्मेटिंग नहीं की है। यानी कि जब भी हमको फॉर्मेटिंग करना था, हमको फॉन्ट टैग या फिर इसके सामने हमको बी लगाना पड़ेगा। जैसे बी टैग लगाते कि नहीं, जैसे हमने बी टैग लगाया, मान लो ये, ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, बी को लास्ट में ले जाकर बंद कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ बोल्ड हो गया। तो HTML में कोई भी चीज़ को फॉर्मेट करने के लिए काफ़ी कठिन तरीके से हम जो है यहाँ पे क्या, मतलब एक थोड़ी कठिनाई से हम इसको फॉर्मेट कर पाते हैं। यदि मान लो मैं इसी को, इनको सबको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और सिंपल मैं लिख देता हूँ क्या, H1। ये H1 मैंने लिखा और दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, और इसके लिए मैं यहाँ पे अभी आपको इंटरनल जो स्टाइल सीट है वो बनाना बताता हूँ। इंटरनल स्टाइल सीट कैसे बनाते हैं, हम जब HTML पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि आपको हेड के अंदर स्टाइल टैग का उपयोग करने को आता है, और एक लिंक टैग का उपयोग भी आता है। लिंक टैग का मतलब एक एक्सटर्नल स्टाइल सीट को आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए स्टाइल टाइप, इसका टेक्स्ट या CSS, अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो आपका जो टैग है वो काम करेगा। यहाँ हम H1 सेलेक्टर ले लेते हैं, और H1 सेलेक्टर लेने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए इसका, आप देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड, कलर कोड या कलर नेम जो भी है आप यहाँ दे सकते हो। हम नॉर्मली नाम दे देते हैं, जैसे हम रेड दे देते हैं, ये डार्क रेड दे दिए। ठीक है, अब ये किसके लिए डिफाइन किए हैं, H1 के लिए। किसके लिए डिफाइन किए हैं, H1 के लिए। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी H1 होगा, 1 2 3, उन सभी में कौन सा कलर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं स्टाइल में। तो सिंपल रन करके देखिए, तो देखिए ये डार्क रेड आ गया। यदि मान लो डार्क रेड की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लू, ठीक है, और फिर से करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए हेडिंग 1 में ब्लू कलर आ गया। इसके अलावा हम जो उसका जो है टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं सेंटर। तो देखिए यहाँ एक एक प्रॉपर्टी हम इसको चेंज, देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। उसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, जैसे ब्लू दिए हैं, और तो बैकग्राउंड कलर हम क्या दे देते हैं यहाँ पे, येलो। ठीक, अब देखिए ज़रा यहाँ रिफ्रेश करके, तो देखिए बैकग्राउंड कलर आ गया। उसके बाद इसकी बॉर्डर भी दे सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी है CSS के अंतर्गत। बॉर्डर में 3 चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो उसकी विड्थ देना होता है, एक तो उसका स्टाइल देना होता है, सॉलिड देना है, और दूसरा उसका जो है क्या देना होता है, कलर देना होता है। तो बॉर्डर का कलर क्या दे देते हैं, रेड दे देते हैं, ये रेड, डार्क रेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब देखिए आप, ये कंप्लीट हम जो स्टाइल है उसके माध्यम से यहाँ फॉर्मेट कर पा रहे हैं। तो स्टाइल का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किया जाता है। मतलब एक टैग है, HTML के एलिमेंट है, उनको आसानी से हम फॉर्मेट कर पाएँ। यदि हम बॉडी के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे देखिए बॉडी हमारी, बॉडी के लिए जो बनाए थे ना हमने, यहाँ देखिए बॉडी के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर यूज़ किए थे। तो बॉडी के अंतर्गत भी हम जो है बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट येलो या लाइट सियान ले लेते हैं, इस प्रकार से। तो देखिए बॉडी में जो कलर है वो देखिए लाइट सियान हो गया। यदि यहाँ पे हम लाइट येलो कर दें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा हम बैकग्राउंड में पिक्चर ला सकते हैं,
कोई डिप बनाए हैं। डिप का मतलब होता है डिवीज़न। जैसे मैंने HTML में आपको थोड़ा सा बताया भी था कि डिप मतलब होता है जैसे बड़ा जो स्क्रीन है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम, या वेबसाइट में छोटे छोटे जो पार्ट है वो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, उसे डिप बोलते हैं। शॉर्ट में डिवाइड करना एक तरीके से, ठीक है। तो डिप बनाना भी हम सीखेंगे। चलिए अभी हम थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो। तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने CSS का उपयोग क्यों किया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक CSS का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ CSS के एप्लीकेशंस को जान लेते हैं, यानी कि इसको जो है अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए CSS टाइम को सेव करता है। अब CSS टाइम को सेव क्यों करता है आपको मैं यहीं पे दिखाता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे आपको H1 लेना है 50 जगह, तो आपने H1 को सिर्फ एक बार डिफाइन की हो। इसका मतलब है कि इस टैग को आपने एक बार लिखे हो और 50 टैग के लिए आप एक बार लिख रहे हैं, यानी कि टाइम आपका जो 49 बार जो लिख रहे थे उसका टाइम आपका बच चुका है। यानी कि टाइम को काफ़ी सेव हो जाता है। यहाँ पे CSS को लिखने में आपका टाइम काफ़ी बच जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं टाइम को बचाने के लिए। दूसरा, पेज लोड करने में फास्ट, ठीक है। मान लो ये हमने H1 को अभी यहाँ लिए है, हो सकता है हम एक्सटर्नल इंटरनल मतलब जो एक्सटर्नल CSS है उसको उपयोग करें। 3 प्रकार की CSS होती है, आगे हम देखने वाले हैं। एक तो होती है इनलाइन, जो कि आपको HTML के एलिमेंट के अंतर्गत देखने को मिलती है। दूसरी होती है इंटरनल, जो कि आपको हेड टैग के अंतर्गत, स्टाइल जो टैग है उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तीसरी होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जो कि हम .css फाइल के नाम से सेव करके उसमें इस प्रकार के जो एलिमेंट है या फिर क्लास है या फिर ID है, इस सेलेक्टर के माध्यम से जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो डिफाइन करते हैं। तो वो एक अलग होती है। तो अगर हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का उपयोग करते हैं और हमारे पास 20 वेब पेज है, तो 20 वेब पेज के लिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हमने एक ही फाइल में क्या करें हैं, पूरी स्टाइल शीट को डिस्क्राइब कर दी है और वो हर जगह उसको लिंक टैग के माध्यम से हमने अप्लाई कर दी है। तो हमारे पेज का लोड जो है काफ़ी कम हो जाएगा, यानी कि हर एक पेज में जो कोडिंग है बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और कोडिंग कम देखने को मिलेगी, पेज हमारा लोड होने में काफ़ी कम समय लेगा, यानी कि पेज लोड फास्टर, ठीक है। ईजी मेंटेनेंस, अब वही बात है कि जब हम एक ही जगह सारी स्टाइल शीट को डिस्क्राइब करेंगे तो हमको हर जगह मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 20 वेब पेज है, 50 वेब पेज है, तो हमको सिर्फ एक ही स्टाइल शीट या एक ही पेज में स्टाइल शीट को मैनेज करना होगा। तो इजी मेंटेनेंस यहाँ देखने को मिलता है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, आप जितना बताओगे उतना ही कम मिलेगा। आप CSS पढ़ते जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी या जानने को मिलेगी। अब इसको पढ़ने वाले कौन होने चाहिए, तो इसको मैंने पहले बता चुका हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो कि अपने वेब पेज को या वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर बनना चाहता है, अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना चाहता है, पर्सनल ब्लॉग है, जो भी चीज़ है, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है CSS। दूसरी चीज़, एक प्रोफेशनल होता है जो कि वेब डिज़ाइनर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो उसको पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 2 व्यक्ति है जो पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब आप CSS पढ़ने वाले हो तो आपको उसको पढ़ने से पहले क्या चीज़ें जानना जरूरी है। कोई भी चीज़ होती है ना, कि जैसे आप अगर कॉलेज पढ़ रहे हो, तो कॉलेज पढ़ रहा तो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होने चाहिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास में 12th होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट एजुकेशन की। उसी प्रकार यदि आप कहीं जॉब करने जा रहे हो, तो जॉब करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होने चाहिए, कि मतलब कोई स्किल होना ज़रूरी है या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई रिक्वायरमेंट। उसी प्रकार CSS पढ़ने के लिए, मतलब CSS आपको पढ़ना है तो CSS के लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले उसको जो है एक टेक्स्ट एडिटर के साथ फेमिलियर होना चाहिए। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, जो भी चीज़ है। जैसे मान लो हम अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं सबलाइन में, तो ये टाइपिंग सुधारना, टाइप करना, बहुत सारी चीज़ इसमें हमने अभी देखे। तो बेसिक जो चीज़ें हम टाइप करने से रिलेटेड होती है उसे वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग मतलब होता है टेक्स्ट एडिटर में काम करना। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, टेक्स्ट एडिटर के साथ फेमिलियर होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर में काम करते बनना चाहिए। जैसे कि उसको कोई भी टेक्स्ट एडिटर में ना बने तो उसको नोटपैड चलाते बनना चाहिए, नोटपैड सबसे शुरू वाला, या फिर नोटपैड प्लस प्लस बनना चाहिए, या फिर उसको सबलाइन जो अभी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वो चलाते बनना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन। दूसरा, उसे डायरेक्टरी और फाइल्स बनाते बनना चाहिए। डायरेक्टरी मतलब हम सिंपल अगर देखें तो देखिए यहाँ राइट क्लिक करके हम न्यू करके एक फोल्डर बनाते हैं, इसे डायरेक्टरी बोलते हैं।
और इस फोल्डर के अंदर जैसे हम यह वेब पेज वाला फोल्डर बनाए, तो इस वेब पेज वाले फोल्डर में एक फाइल बनाते बनना चाहिए, कॉपी पेस्ट करते बनना चाहिए, कॉपी करके पेस्ट करते या कट करके पेस्ट करते बनना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें बनना चाहिए, ठीक है, ये सबसे बनती होगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी यहाँ नेविगेट करते बनना चाहिए। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आसानी से कैसे जाया जाए वो बनना चाहिए। साथ ही आप उसको जो है इंटरनेट ब्राउजिंग करते बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अभी बंद हो चुका है, आप इसकी जगह एज ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके अलावा फायरफॉक्स हो गया, हमारा सबसे ज़्यादा जो चलता है वो चलता है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम ये जो बेसिक जो वेब ब्राउज़र है इनमें काम करते बनना चाहिए, ताकि आप वेब पेज को बनाएं और मैनेज कर सकें। साथ ही उसको एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते बनना चाहिए HTML या XHTML के माध्यम से। तो HTML हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपने HTML पढ़ा होगा और आपको स्ट्रक्चर बनाते भी बनता होगा। तो ये बेसिक कंडीशन है। अगर ये आपकी बेसिक कंडीशन कंप्लीट है तो आप CSS पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। यदि कोई व्यक्ति इनसे फेमिलियर नहीं है, मतलब उसको वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाते नहीं बनता, तो वो CSS पढ़ने में उसको काफ़ी कठिनाई होगी। तो आप पहले ध्यान दीजिए, आप पहले जाकर प्लेलिस्ट से HTML को सीख लीजिए, अगर नहीं सीखा तो उसके बाद आप CSS के वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं CSS के सिंटेक्स की। सिंटेक्स का मतलब होता है प्रारूप। क्या होता है? प्रारूप। मतलब CSS के टैग लिखने के लिए या CSS को उपयोग करने के लिए हमारे पास में क्या प्रारूप होना चाहिए, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को सिंटेक्स बोला जाता है। तो CSS के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। मतलब CSS के प्रारूप में या फिर सिंटेक्स में 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो सेलेक्टर हर एक उस चीज़ को बोल सकते हैं जो हमारे HTML टैग का नाम है, जैसे H1 हो गया, जैसे टेबल हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे बॉडी टैग हमने लिखे तो बॉडी के लिए हमने अभी डिफाइन करे थे, ठीक है। हम P टैग लिख रहे हैं तो P टैग के लिए हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब जो सेलेक्टर है। तो सेलेक्टर मतलब समझ गए आप, HTML के हर एक एलिमेंट जो हम उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टर। और HTML के एलिमेंट के अंदर हम एट्रीब्यूट देते थे, उसी के बदले हम जो CSS है वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी में क्या काम किया जाएगा उसके लिए वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो ये 3 चीज़ मिलकर यानी कि सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये 3 चीज़ मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? CSS का सिंटेक्स बनाते हैं। चलिए आगे समझते हैं CSS के सिंटेक्स में। तो यदि हम टेबल में कोई चीज़ उपयोग कर रहे हैं तो देखिए, टेबल के लिए हम जो है टेबल टैग उपयोग करते हैं। तो टेबल के लिए यहाँ पे जब हम CSS लिखते हैं तो टेबल नाम से हमने क्या ले लिए हैं? सेलेक्टर ले लिए। अब करली ब्रैकेट स्टार्ट करें तो उसकी बॉर्डर क्या होनी चाहिए टेबल की? तो बॉर्डर मतलब हो गया प्रॉपर्टी। बॉर्डर में देखिए कॉलन लगाए, कॉलन मतलब समझते हैं ना आप, कॉलन डैश एप्लीकेशन लिखते हैं तब कॉलन लगाते हैं ना, कॉलन वाला जो है हम लगाए। और 1 पिक्सल उसकी विड्थ होना चाहिए, उसका कलर रेड होना चाहिए और उसका जो स्टाइल है सॉलिड होना चाहिए। इन तीनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं यहाँ पे। इन तीनों को मिलाकर हमारे पास बन जाती है वैल्यू, यानी कि बॉर्डर के अंतर्गत इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं। अब इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, जैसे बॉर्डर की विड्थ क्या होनी चाहिए, बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर की स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये तीनों जो है अलग अलग भी ले सकते हैं। तो बॉर्डर हो गया प्रॉपर्टी, बॉर्डर की वैल्यू ले लिए और सेमीकोलन लगा के करली ब्रैकेट एंड कर दिए। तो ये जो कंप्लीट है, कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे सिंटेक्स बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आपको सिंटेक्स मतलब क्या है? सिंटेक्स मतलब होता है CSS में काम करने का प्रारूप, या CSS को कैसे अप्लाई करते हैं उसका प्रारूप। तो किस किस से मिलकर बना वो? सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो इन्हें बोलते हैं, इस कंप्लीट को बोलते हैं डिक्लेरेशन। यानी सेलेक्टर हो गया, सेलेक्टर को डिक्लेयर करना, और पूरे से क्या बन गया? सिंटेक्स। आई होप आपको सिंटेक्स समझ में आया होगा। इसी के प्रारूप के अनुसार हम जो है आगे सारी स्टाइल को अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, सेलेक्टर के कुछ टाइप होते हैं, इनको हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। सबसे पहले द टाइप सेलेक्टर। द टाइप सेलेक्टर मतलब होता है जो HTML के एलिमेंट है उसी के माध्यम से हम जो है नाम डिफाइन कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी देखे थे, क्या H1 हमने लिए थे और H1 का हमने कलर दे दिए थे। और अगर यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लेते हैं तो यूनिवर्सल के लिए सिर्फ स्टार लगाते हैं, मतलब हमने H1 लगाए ना, यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं और जितनी भी चीज़ें हमने जो वेब पेज में ली है उनके लिए कलर यहाँ पे हो जाएगा एक सा। जैसे हम वेब पेज में चलते हैं तो यहाँ देखिए H1 लिए और H1 के बाद हम ले लेते हैं P ले लेते हैं और P को हम दे देते हैं यहाँ पे दिस इज पैरा, ठीक है। उसके बाद और क्या ले लेते हैं हम, एक दो चीज़ और ले लेते हैं, जैसे H2 ले लेते, ठीक है, H2 ले लेते, दिस इज
हेडिंग 2। उसके बाद हम ले लेते हैं एक H3, एक H3 ले लेते हैं और दिस इज हेडिंग 3। ये हमने क्या लिए हैं, H1, H2, H3 और एक पैराग्राफ लिए। यदि हम इन सबको क्या कर दें, कमेंट कर देते हैं। देखिए कमेंट करने के लिए आपको स्लैश स्टार पहले लगाना है और स्लैश स्टार बाद में, तो उनके बीच की जितनी भी चीज़ें वो कमेंट में हो जाएगी। और कमेंट आपको पता क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देगा, यानी कि ये रन नहीं करेगा। अब हम यहाँ स्टार पहले तो हम H1 लिए थे, तो H1 वाला द टाइप सेलेक्टर आपको समझ में आ गया, हमने पहले उपयोग कर लिए। ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे स्टार, और स्टार लगा के हम यहाँ पे ले लेते हैं कलर, और कलर ले लेते हैं क्या, जैसे येलो। येलो ले लिए, हमने स्टार लगाकर सिर्फ कलर येलो लिए हैं, और हमने यहाँ 4 एलिमेंट लिए हैं। जब हम इसको रन कराते हैं ओपन ब्राउज़र, तो यहाँ देखिए इसका कलर भी येलो आ रहा, दूसरे पैराग्राफ का कलर भी येलो आ रहा है, इसका भी कलर येलो आ रहा और इसका भी कलर येलो आ रहा है, यानी कि चारों चीज़ों का कलर हमको येलो देखने को मिल रहा है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी इसके अंदर डिफाइन किया जाएगा, वो जितने भी टैग होंगे, अगर उनके लिए पर्सनली कोई स्टाइल शीट उपयोग नहीं की गई है तो वो सबके लिए अप्लाई कर देगा। जैसे यहाँ हम कर देते हैं ब्लू, क्या कर देते हैं, ये ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये ब्लू हमने कर दिया, और यहाँ जाकर रिफ्रेश करो तो देखिए सभी के लिए ब्लू आ गया। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हमको द क्लास सेलेक्टर देखने को मिलता है। द क्लास सेलेक्टर मतलब होता है कोई डिव हम बनाते हैं, तो डिव बनाते हैं उसके नाम से हम जो है उसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं या उसकी क्लास डिफाइन कर देते हैं। तो क्लास के लिए डॉट से डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जब इसका सेलेक्टर डिफाइन करते हैं, और आईडी के लिए हैश से डिफाइन किया जाता है। चलिए दोनों का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ और अलग से एक डिव बनाते हैं। इनको मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हटा दिया, और यहाँ सिर्फ मैं एक डिव ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ चलते हैं, यहाँ डिव लेते हैं। तो डिव मतलब आप समझ गए, डिव मतलब होता है एक डिवीज़न। ठीक है, और डिव में हम ले लेते हैं पहले क्लास, और क्लास का नाम दे देते हैं हम, ये मेन क्लास है तो मेन दे देते हैं यहाँ पे, और डिव के अंदर लिख देते हैं एक H1 में लिख देते हैं। ठीक है, H1 में लिख देते हैं दिस इज़ डिव। ठीक है, इस प्रकार से। और इसको जब हम रन कराते हैं तो देखिए दिस इज़ डिव, पर डिव के नीचे आसपास कुछ भी नहीं आ रहा, और ऊपर वाले जो टैग हैं इनको मैं हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल। अब देखो ज़रा रन करके, तो देखिए दिस इज़ डिव। अब ये डिव जो है वो अपने लिए, यानी कि हमने क्लास ली है तो हमको क्लास सेलेक्टर लेना पड़ेगा, और क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट से डिफाइन किया जाता है। तो देखिए यहाँ क्लास को हमने मेन नाम दी है, और स्टाइल के अंदर जाके हम जो है मेन नाम से क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, इसकी विड्थ होनी चाहिए, जैसे मान लो हमने विड्थ दे दी है 300 पिक्सल, या फिर हम दे देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 200 पिक्सल। ठीक है, इसकी बॉर्डर क्या होनी चाहिए, बॉर्डर होने चाहिए जैसे 5 पिक्सल होनी चाहिए, और डॉटेड होना चाहिए। डॉटेड है, सॉलिड है, या फिर जो है डैश्ड है। 3 चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं। डॉटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए इसका डार्क ब्लू कर देते हैं। ठीक है, चलिए इतना करके देखते हैं। और इसके अलावा इसकी मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन जो है, मार्जिन होती है आउटसाइड से, यानी कि बॉडी से इसकी दूरी कितनी रहेगी, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन को हम अभी कर देते हैं ऑटो। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमने मेन के नाम से एक क्लास डिफाइन किया, और क्लास से यहाँ पे मेन को हमने पहले से इसका नाम दे दी थी, यानी कि इस डिव में जो क्लास है इसका नाम क्या है, मेन है, और मेन नाम से हमने जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफाइन कर लिए और उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दिए। अब देखिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए 400 हमने ले लिए। 400 लेने की वजह हम यहाँ पर थोड़ा कम ले लेते हैं, 400 की जगह हम ले लेते हैं 300। तो देखिए यहाँ जो है वो डिव आ चुकी है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कैसा आ रहा है, देखिए इससे चिपक कर आ रहा है। तो टेक्स्ट के लिए भी हम क्या दे देते हैं, पेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे पेडिंग भी होती है, तो पेडिंग के लिए आप जो है 20 पिक्सल जो है सभी के लिए दे दो, मतलब चारों दिशाओं में, इधर भी 20, इधर भी 20, इधर सब तरफ 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है पेडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट येलो, चलिए लाइट यहाँ पे ग्रे कर देते हैं। ठीक, देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा हम एक और डिव लेते हैं और उसको यहाँ पे नीचे यहाँ ले लेते हैं एक डिव और डिव में हम जो है इसका आईडी से डिफाइन करते हैं आईडी, और आईडी को हम दे देते हैं main1। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे हम फिर H1 लेते हैं और H1 लेके हम क्या कर देते हैं दिस इज़ सेकेंड डिव। ठीक है, और यहाँ पे इसको करते हैं हम रन। तो नीचे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। पहले इसकी हाइट कम कर देते हैं, हाइट इसकी कर देते हैं 100। ठीक है, तो अब देखिए इस डिव में भी काम होना चाहिए। इस डिव के लिए हम फिर से डिफाइन करेंगे। यहाँ नीचे देखिए, अब डॉट ना लगाकर हम हैश से करेंगे और main1 लेंगे। ठीक है, बेसिक सेम टू सेम। ये मैं अभी फ़िलहाल कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि टाइम बचेगा। तो 300 पिक्सल 100 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल इसका, और डार्क ब्लू की जगह इसमें कर देते हैं हम डार्क रेड कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन ऑटो कर देते हैं, पेडिंग, और इसका कलर जो है हम कर देते हैं क्या, येलो। ठीक, अब देखिए हमने हैश मेन के साथ में लिए थे, यहाँ पे देखिए आईडी के साथ में यहाँ उपयोग कर लिए, और यदि हम डॉट के साथ लेते हैं डॉट मेन, तो यहाँ पे हमने क्लास के नाम से उपयोग कर लिए। अब हम इसको सिंपल रन करते हैं, तो आप देखिए दोनों काम कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है मार्जिन क्या होनी चाहिए, ऑटोमेटिक कर दी हमने। चाहे तो हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं, हम आगे देखेंगे बॉक्स मॉडल जब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो हमने सेलेक्टर उपयोग करे हैं, एक तो हमने एलिमेंट सेलेक्टर उपयोग करे, एक यूनिवर्सल, एक हमने डॉट के साथ उपयोग करे जिसे क्लास सेलेक्टर बोलते हैं, एक हमने हैश के साथ उपयोग करे जिसे हम आईडी बोलते हैं। और डॉट वाले को क्लास से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है एट्रीब्यूट के रूप में, और हैश वाले को आईडी के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो यहाँ हमने सेलेक्टर को देखें। अब देखिए एक सेलेक्टर और होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर का मतलब होता है जैसे आप मान लो एक से अधिक एलिमेंट में काम कर रहे हो। यूनिवर्सल के माध्यम से हमने देखे थे कि जितने भी एलिमेंट उपयोग करे हैं सभी में एक जैसी फॉर्मेटिंग हो जाए। ठीक है, जिसको हमने स्टार से डिफाइन करे थे, और इसके अंदर जो भी डिफाइन करे हैं वो सब जितनी भी चीज़ें वेब पेज में उपयोग है सभी के लिए उपयोग हो जाए। पर हम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यहाँ पर स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं, तो जैसे H1, H2 और H3 में कॉमन रहना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए हम कॉमा लगा 3 लिख दिए, और देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा, कर्ली ब्रैकेट एंड कर दिए। कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, लेटर स्पेसिंग, मार्जिन बॉटम, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो होगी इन तीनों में बस अप्लाई होगी। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, और यहाँ H1, H2, H3 एक प्रकार का ग्रुप है, तो इसलिए इसको ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेलेक्टर यहाँ 5 सेलेक्टर हमने पढ़े, और बहुत होते हैं पर हमारे लिए बेसिक हमने ये देख लिए। चलिए ये तो आप उपयोग कर लेना, ये हम आगे और बहुत बार उपयोग करेंगे। इसके पहले हमने जो है यहाँ पे H1 जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो देख लिए, फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लिए, फिर क्लास सेलेक्टर, फिर आईडी सेलेक्टर। तो ये चारों देख लिए, 5वां आप उपयोग करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, स्टाइल के टाइप्स, यानी कि जो स्टाइल सीट है या CSS उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, तो उसको विस्तार से यहाँ समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रकार की स्टाइल होती है, जिसमें देखिए एलिमेंट के अंतर्गत हम उपयोग करते हैं, तो हम एक एक करके यहाँ उपयोग भी करते हैं। सबसे पहले तो उपयोग कर लेते हैं, ये ऊपर की स्टाइल में हटा देता हूँ। हटा इसलिए देता हूँ क्योंकि अभी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं डिप को भी हटा देता हूँ, ये डिप को भी हटा देता हूँ। हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर बचा है। यदि हम H1 लेते हैं, ठीक है, और H1 लिखे दिस इज़ हेडिंग 1, ए हेडिंग ले लिए, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग। अगर इसको मैं रन कराता हूँ तो यहाँ पे जो है, एक मिनट, इसको सेव करें हमने और रिफ्रेश करें, तो देखिए दिस इज़ हेडिंग 1। कोई प्रकार की फॉर्मेटिंग आई क्या, नहीं आई। यदि हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो H1 जो एलिमेंट लिखा है, यहाँ पे आप देखिए H1 जो एलिमेंट लिखा है, इसके बाद में हम स्टाइल एट्रीब्यूट जोड़ेंगे और यहाँ एंटर करेंगे। देखिए इक्वल लगा डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे जैसे कलर क्या लेना है, कलर के लिए कॉलन लगाए, और सेमीकोलन के पहले हमने क्या लिख दिए, जैसे रेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइड में आए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम ले लिए, बैकग्राउंड कलर होना चाहिए येलो। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन जमाना अपोजिट, जैसे बैकग्राउंड है तो वो उसका अपोजिट फॉन्ट कलर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम दे देते हैं बॉर्डर।
तो बॉर्डर क्या होनी चाहिए, बॉर्डर जो है 3 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। इसका डैश्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए। तो हमको H1 में देखिए, H1 में क्या कराना है, फॉर्मेटिंग, कौन सा टेक्स्ट लिखा हो उसमें, दिस इज हेडिंग 1, उसके अंदर हमने क्या करा है, कलर रेड हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड और कलर दो है, दो शब्द, तो बीच में हाइफन लगा है, यानी डैश का निशान लगा है, कॉलन लगाई है, येलो दे दिए हमने, ठीक है। उसके बाद हम बॉर्डर दिए, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन, जो वैल्यू है वो डिफाइन कर दिए। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए आपकी जो हेडिंग है वो कंप्लीट यहाँ पे काम कर रही है। यदि हम चाहें तो इसकी विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ हम कहाँ डिफाइन कर रहा है, H1 के अंतर्गत जो एलिमेंट है उसमें। तो एलिमेंट के अंतर्गत जो डिफाइन किया जाता है उसे बोलते हैं इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। इसी के अलावा हम यहाँ पे ले लेते हैं H2, ये H2 लिए, और दिस इज हेडिंग 2। अभी H2 के लिए हमने यहाँ डिफाइन नहीं किए, हम कहाँ डिफाइन करते हैं, देखिए हेड के अंदर स्टाइल जो टैग है वो लगाए और स्टाइल टैग को बंद कर दिए। इसके बीच में हम लेते हैं क्या, जो भी चीज़ हमको लेना है। तो हम H2 एलिमेंट सेलेक्टर लिए, उसके बाद जो H2 है उसको हमने इस प्रकार से ये ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है उसका कलर डिफाइन कर देते हैं। कलर क्या होना चाहिए, जैसे ब्लू कर देते हैं, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं हम ब्लू के बदले में हम कर देते हैं येलो ही कर दो, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉर्डर कर देते हैं, तो बॉर्डर कर देते हैं 3 पिक्सल, और इसका रहना चाहिए डॉटेड। डॉटेड के बाद इसका कलर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रीन कर दो, ठीक है। चलिए 3 चीज़ें हमने यहाँ भी लिए थे, 3 चीज़ें यहाँ भी ले लिए। अब हम जब रन कराते हैं तो देखिए H1 यहाँ पे हमने इंटरनल लिए उसके अनुसार रन होगा, और H2 कहाँ के अनुसार रन होगा, ये एलिमेंट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी प्रॉपर्टी मतलब हमने CSS लिए थे वो उसका आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे भी हमने लिए हैं इंटरनल। तो इंटरनल लो या मतलब इनलाइन लो, दोनों काम एक से ही करेंगे। बस यहाँ पे जो H1 के साथ में घिच पिच हो चुकी है, मतलब बहुत सारा हमने कचरा करके रख चुके हैं, ये हमको कभी कभी यूज़ होता है। कैसे, जब हमको इमरजेंसी है, मतलब हम इधर एक ही जगह ही उपयोग करना चाहते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे उपयोग हो जाता है। अगर हम H2 बार बार ले रहे हैं तो हमको इंटरनल लेना पड़ता है, और यदि हम एक से अधिक वेब पेज के लिए स्टाइल उपयोग करना चाहते हैं तो ये दोनों ही फ्लॉप हो जाती है, यानी कि इंटरनल भी उपयोग नहीं होती है और ना तो इनलाइन उपयोग होगी। तो इसके लिए एक अलग से CSS फाइल उपयोग होती है। तो CSS फाइल हम यहाँ पे एक न्यू बनाते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करें हमने इसको style.css के नाम से सेव करते हैं, style.css, ये सेव कर दिए। और यहाँ हम S3 को डिफाइन करते हैं। S3 को डिफाइन करें, S3 में कलर क्या होना चाहिए, कलर होना चाहिए इसका डार्क रेड। क्या होना चाहिए, डार्क रेड। और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, चलिए इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। क्या कर देते हैं, वाइट। और जो बैकग्राउंड है वो कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, बैकग्राउंड कलर कर दो डार्क रेड, ठीक है। और इसकी बॉर्डर जो होनी चाहिए, बॉर्डर होनी चाहिए 3 पिक्सल, और इसका जो स्टाइल है वो सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड के बाद इसका कलर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक है। ये ब्लू होना चाहिए। तो ये हमारी S3 है, परंतु जो S3 है वो कहाँ पे, मतलब style.css कहाँ सेव है, वेब पेज के अंदर। मतलब जहाँ हमने वेब पेज सेव करे हैं वो ही वेब पेज के लोकेशन पे style.css भी उपयोग है। उसके जस्ट साइड में हमारा पेज खुला है। इसको उपयोग करने के लिए आपको टाइटल के जस्ट नीचे एक टैग उपयोग करना होता है जिसका नाम है लिंक, ठीक है। और लिंक जैसे करे आपने, देखिए यहाँ पे रिलेशन किस प्रकार का है, स्टाइल से, टाइप क्या है, टेक्स्ट या CSS, और href यानी कि स्टाइल का नाम क्या है। तो हमने अब भी डिफाइन किया style.css है, अब भी डिफाइन किए। तो आपको ये टैग ध्यान रखना है, यहाँ तो ऑटोमेटिक आ जा रहा, पर आपको ध्यान रखना है लिंक के अंतर्गत एट्रीब्यूट क्या क्या है, रिलेशन, rel स्टाइल टाइप का, टाइप टेक्स्ट या CSS, और href style.css। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये हो गया हमारा। और जैसे हम यहाँ पे देखिए एक S3 लेते हैं, S3 हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किए यहाँ पे, ना तो इनलाइन में डिफाइन किए ना इंटरनल में, हमने सिर्फ एक्सटर्नल में डिफाइन किए जो यहाँ पे है, और हमने उसको लिंक के माध्यम से जोड़ दिए हैं। जोड़ने के लिए ध्यान रखना यहाँ पे आपको URL सही देना पड़ेगा, नाम URL। अब जो पाथ होता है, तो पाथ देने के लिए ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम दे सकते। क्यों, क्योंकि जहाँ ये वेब पेज सेव है वहीं हमारी स्टाइल वाली CSS सेव है।
यहाँ हमने लिखे और यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक है। और इसको सिंपल आप रन करो तो देखिए यहाँ जो है इनलाइन वाली है, यहाँ इंटरनल है और यहाँ एक्सटर्नल है, ठीक है। तीनों स्टाइल समझ गए आप। तो चलिए यहाँ पे मैं फिर से आपको थ्योरी में ले चलता हूँ। यहाँ थ्योरी में चलते हैं तो आपको एलिमेंट यानी कि अगर हम H1 ले रहे हैं और H1 के अंतर्गत हम लेते हैं स्टाइल, H1 के अंतर्गत स्टाइल लेके डबल कोट में अगर हम देते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनलाइन स्टाइल सीट, इनलाइन CSS या इनलाइन स्टाइल सीट। यदि हम हेड सेक्शन लेते हैं, ठीक है, और हेड के अंदर हम जो है क्या लेते हैं, स्टाइल लेते हैं, ठीक है, और जो भी डिफाइन करें और यहाँ पे स्टाइल को बंद कर दिए, तो इस प्रकार की चीज़ें लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टाइल सीट या इंटरनल CSS। मतलब यहाँ पे एलिमेंट के अंतर्गत लिया जाएगा स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से, यहाँ हेड के अंतर लिया जाएगा स्टाइल टैग के माध्यम से, और ये अलग से .css के नाम से जो फाइल बनती है नोटपैड में ही, और उसे लिंक टैग के माध्यम से जोड़ा जाता है हेड सेक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। अब ये तीन चीज़ तो हो गई, यहाँ देख भी सकते हैं हम, देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, जब मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करूँगा तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इनलाइन क्या होती है, ठीक है, इनलाइन के लिए एग्जांपल भी मैंने अभी समझाती हूँ, तो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है। इंटरनल क्या होती है, इंटरनल मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे उपयोग होती है। और एक्सटर्नल क्या होती है, एक्सटर्नल देखिए हमने .css के नाम से सेव होती है, और यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से MyStyle.css हमने ये डिफाइन कर दिए। और एक्सटर्नल में जो है देखिए हमने जो वेब पेज बनाए थे, वेब पेज में हमने लिंक रिलेशन के माध्यम से स्टाइल सीट और टाइप भी हमने डिफाइन कर दी वहाँ पे href में हमने MyStyle.css। तो जो भी इसके अंदर उपयोग होगा, जैसे H1 है, P है, तो देखिए यहाँ पे H1 का उपयोग हो जाएगा। बॉडी उपयोग करें तो बॉडी का हमने ले लिए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से इसका इनहेरिट हो जाएगा। तो आपको तीनों स्टाइल सीट यहाँ पे मैंने पहले समझा दिया, और यहाँ थ्योरी भी आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, जब आप PDF मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे सामने देखने को मिलता है मल्टीपल स्टाइल सीट। मल्टीपल स्टाइल सीट का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कहीं मतलब आप अपने घर में रहते हो तो आपकी जो फैमिली होगी, फैमिली के अलावा आपके फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड्स के अलावा अन्य कोई लोग भी होंगे जो आपके ऑफिस में आपके साथ में काम करते होंगे, या आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आप पढ़ते होंगे, तो ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलता है, यहाँ आपको सबसे पहले देखने को मिलता है आप जिस घर में रहते हो उसमें रहते तो सभी लोग मिलकर क्या बनते, फैमिली। फैमिली से बाहर निकले तो हमारे बन जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के बाहर निकले तो हम ऑफिस में या फिर हम जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हमारे जो अन्य मित्र है, मतलब फ्रेंड्स के अलावा जो अन्य है वो स्टूडेंट हमारे साथ में पढ़ते, क्लासमेट्स हम बोल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको तीनों में से मान लो आपको यहाँ पे जो है कोई बात बोली गई, और यहाँ पे भी कोई बात बोली गई, और यहाँ पे भी, तो आप तीनों में से किसका मानोगे, सबसे पहले किसकी मानोगे, सिंपल सी बात, आप फैमिली की मानोगे। यदि आप फैमिली ने कोई बात नहीं बोली है, मतलब फैमिली से उस राय को आप, मतलब फैमिली में कोई चीज़ के लिए नहीं बोला गया है, तो आप किसकी बात मानोगे, फ्रेंड्स की। मतलब फ्रेंड्स और ऑफिस में बोले गए हैं, ऑफिस में कॉलेज में, तो आप फ्रेंड्स की मानोगे। अगर फ्रेंड्स ने भी वो बात नहीं बोले तो आप सबसे लास्ट में जो बचे स्टूडेंट आपके साथ में जो पढ़ते हैं, क्लासमेट्स या फिर कलीग्स, तो उनकी बात मानोगे। इसका मतलब है तीनों, अगर आपके पास तीनों ही अगर ऑर्डर दे तो सबसे पहला ऑर्डर किसका चलेगा, फैमिली का, दूसरा ऑर्डर किसका चलेगा, फ्रेंड्स का, और तीसरा ऑर्डर किसका चलेगा, ऑफिस में जो है या कॉलेज में जो, ठीक है। तो जब वही बात की जा रही है कि अगर यहाँ तीनों स्टाइल सीट एक साथ आ जाए तो आप सबसे पहले कौन सी स्टाइल सीट को अप्लाई किया जाएगा, यानी कि जैसे मान लो H1 को जो है इनलाइन में भी लिया गया है, मतलब इनलाइन में भी लिया गया है, इंटरनल में भी लिया गया है, और एक्सटर्नल में भी। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल तीनों में H1 की डेफिनेशन दी गई है, और तीनों में कलर को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे कलर लिया गया है क्या, यहाँ कलर लिया गया है ब्लू इनलाइन में, यहाँ कलर लिया गया है रेड, ठीक है, और यहाँ कलर लिया गया है येलो। अब बताइए मुझे, इनलाइन में लिया गया है ब्लू, इंटरनल में लिया गया है रेड, और एक्सटर्नल में लिया गया है येलो, तो कौन सा काम करेगा, सिंपल सी बात है, सबसे किनारे में कौन है, इनलाइन, जो कि एलिमेंट है, तो ब्लू काम करेगा। यदि इनलाइन में नहीं उपयोग किया गया है तो रेड काम करेगा, और यहाँ भी उपयोग नहीं किया गया है तो येलो काम करेगा। तो सिंपल सी बात, हम उपयोग करके देखते हैं। हम चलते हैं नोटपैड में, सिंपल
हमारे पास में तीनों स्टाइल है। तीनों स्टाइल का मतलब अब देखिए यहाँ हम जो है क्या कर लेते हैं, जो टैग है वो हटा देते हैं, ये वाले ये हटा देते हैं और यहाँ पे हम वो H1 ले लेते हैं और एक्सटर्नल स्टाइल सीट में भी H1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है क्या कर लेते हैं, H1 टैग को डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज़ हेडिंग। ठीक, अब यहाँ पे है देखिए जो तीन प्रॉपर्टी ली ना हमने, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर। तो मान लो यहाँ पे हम सिर्फ है स्टाइल लगाकर क्या ले लेते हैं, कलर, और कलर को हम ले लेते हैं क्या, ग्रीन। ठीक है, अब मुझे बताइए देखिए यहाँ जो है इंटरनल है, सॉरी यह इनलाइन है, जो H1 एलिमेंट है उसके साथ में स्टाइल के अंतर्गत जो ली गई है, तो वो क्या कैसी है, कलर लिए हमने ग्रीन और यहाँ कलर लिए हमने ब्लू और जो एक्सटर्नल स्टाइल है उसमें लिए हैं वाइट। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सा काम करेगा। देखिए सबसे पहले जो ली गई है इनलाइन, तो सिंपल सी बात है इनलाइन ही काम करेगी। तो जब हम रन करेंगे तो देखिए ग्रीन कलर लिया गया है, पर जो येलो है वो हमने डिफाइन किए थे क्या, नहीं किए। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ का डिफाइन किया गया है, जबकि बैकग्राउंड कलर यहाँ भी लिया गया है। और बॉर्डर देखिए यहाँ पे डिफाइन की गई है, परंतु बॉर्डर यहाँ पे भी ली गई है। तो बॉर्डर कौन सी काम करेगी, ये वाली। यदि मान लो यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं, चलिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और रन करके देखते हैं। तो अब देखिए बैकग्राउंड कलर कौन सा लिया गया है, बैकग्राउंड कलर लिया गया है जो हमने यहाँ पे दिए थे। देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ, ठीक है, मतलब उसने नहीं लिया है बैकग्राउंड कलर, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर को क्या कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्लैक। ठीक, और यहाँ से हम जो इसको रन करते हैं तो देखिए ब्लैक कलर ले लिया गया है। इसका मतलब है कि यदि H1 में हमने वो तीनों प्रॉपर्टी जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में डिफाइन की गई है, और अगर इसमें भी डिफाइन की गई है, तो वो इसका सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करेगा। ठीक है, यदि यहाँ नहीं है तो वो इंटरनल का सेट करेगा, यदि यहाँ भी नहीं है तो वो एक्सटर्नल का सेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं यदि हम इसको हटा देते हैं और फिर से रन करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड कलर किसका काम करा, बैकग्राउंड कलर काम करा इंटरनल का। अब बॉर्डर हटा देते हैं तो देखिए बॉर्डर किसकी काम करेगी, बॉर्डर जो है एक्सटर्नल की काम करेगी। अब देखिए एक्सटर्नल की बॉर्डर आ गई। तो आप समझ सकते हैं यदि H1 ने वो चीज़ें डिफाइन की है जो इंटरनल ने भी डिफाइन की है और एक्सटर्नल ने भी, तो वो सबसे पहले यहाँ पे इनलाइन काम करेगा। यदि मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए मैंने हटा दिया, अब कौन सी काम करेगा, अब वो है देखिए ये देखिए इंटरनल के काम कर लिए। यदि मान लो मैं इंटरनल को सबको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कमेंट बना देता हूँ, यहाँ सबको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। ठीक, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये किसकी काम करा, ये काम करा उनने एक्सटर्नल की। तो आप समझ गए होंगे कि प्रायोरिटी क्या होती, यानी कि अगर हमको मल्टीपल स्टाइल सीट दे दिया जाए तो कौन सी स्टाइल सीट के एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टी उपयोग होगी वो हम यहाँ पर समझ गए। तो आपके लिए जैसे सबसे पहले फैमिली होती है, उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे स्टाइल सीट की बात करें तो जिस प्रकार फैमिली सबसे पहले होती है उसी प्रकार इनलाइन सबसे पहले होती है, अगर है तो, नहीं है तो उसके बाद फ्रेंड्स होते हैं, तो यहाँ पे इंटरनल होती है जो कि स्टाइल के माध्यम से उपयोग की जाती है। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो हमारे ऑफिस के कलीग्स या फिर कॉलेज में क्लासमेट्स जो होते हैं वो यहाँ पर जरूरी होते हैं। उसी प्रकार एक्सटर्नल CSS यानी कि लिंक के माध्यम से जो होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन देते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है मैंने ये भी समझाया था आपको, जैसे कलर यहाँ नेवी लिया गया है, कलर यहाँ ऑरेंज लिया गया है, कलर यहाँ ब्लू लिया गया है। तो देखिए यहाँ देखिए एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इनलाइन है, तो कलर कौन सा उपयोग होगा, कलर होगा ब्लू। क्यों, क्योंकि इनलाइन यहाँ पर उपयोग है। अगर मान लो इनलाइन नहीं ली हैं तो कलर होगा ऑरेंज। ठीक है, और ये भी नहीं लिए हैं तो सिंपल सी बात कलर होगा नेवी। ठीक है, जो भी H1 का होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा जितनी भी चीज़ें मैंने समझा। आई होप कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक बचे हैं वो एक एक करके हम इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए CSS के अंतर्गत अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कलर। कलर होता क्या है, कलर के बारे में हमने इसके पहले कुछ चीज़ें एग्जाम्पल के रूप में हल किया है, परंतु अभी स्पेशली हम कलर को पढ़ने वाले हैं। तो कलर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कलर में मुख्य रूप से हमको 3 चीज़ें पढ़ना होता है।
एक तो टेक्स्ट का कलर होता है, टेक्स्ट कलर मतलब जो हमने टाइप किया है, ठीक है, मतलब वेब पेज में जो भी चीज़ें टेक्स्ट के फॉर्म में दिख रही है उसका कलर। दूसरी चीज़ होती है कि उसके बैकग्राउंड का क्या कलर होना चाहिए, यानी कि या तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, कोई डिप का बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं टैग HTML का, उसके बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, उसके लिए हम जो है कलर का उपयोग करते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि अगर हमने उसकी बॉर्डर ली है, बॉर्डर का मतलब आप समझते हैं ना, जो आसपास जो हम बॉर्डर लेते हैं, ठीक है, उसका कलर क्या होना चाहिए। ये तीन चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, CSS में कलर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ बेसिक रूप से अगर मैं बात करूँ तो HTML में देखिए जो ब्राउज़र का मतलब एक प्रकार से जो बैकग्राउंड होता है, जो हमारा ब्राउज़र होता है उसमें जो भी हम उपयोग करते हैं टेक्स्ट के रूप में या फिर जो भी इमेज, उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है। अगर हम चेंज करना चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, तो हम इनको चेंज करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हम इंटरनल स्टाइल इनलाइन स्टाइल सीट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में कलर लिया गया है और टोमेटो, मतलब टोमेटो कलर का नाम है, कलर का नाम के हिसाब से दे सकते हैं, और जो कलर है इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल हमने एक कलर लिखे हैं तो ये है फॉन्ट का कलर, यानी टेक्स्ट का कलर आएगा। यदि हमने बैकग्राउंड डैश कलर और फिर हमने उसकी वैल्यू दी है तो वो आएगा बैकग्राउंड का कलर। यदि हम बॉर्डर का कलर लेते हैं तो बॉर्डर का कलर आएगा। जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है H1 में, उसका कलर क्या हो जाएगा, टोमेटो। ऐसे ही देखिए पैराग्राफ आ रहा है तो पैराग्राफ में जो कलर है वो देखिए डच ब्लू आ जाएगा। देखिए लोरेम जो है वो आया है। फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ लिए, उसमें देखिए मीडियम सी ग्रीन आ जाएगा। ये देखिए हमने एक टेक्स्ट लिखा है। साथ ही यहाँ देखिए अभी मैंने बताया बैकग्राउंड कलर हम सेट कर सकते हैं कलर के माध्यम से, CSS का अंतर्गत टेक्स्ट कलर यूज़ कर सकते हैं और बॉर्डर कलर। तो देखिए बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड हाइफन कलर और साथ में कलर का नाम दे सकते हैं। ओनली अगर टेक्स्ट कलर लिखना है तो कलर और उसके बाद कलर का नाम दे सकते हैं। अब आप यहाँ नाम दे रहे हैं, नाम के बदले में हेक्साडेसिमल कोड और कलर कोड, ये दोनों चीज़ आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बारे में हम जो है बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। आप CSS का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, मैंने विस्तार से वेब डिज़ाइनिंग वाला जो कोर्स है उसमें पढ़ाया था। तो उसमें CSS के बारे में जो कलर है, कलर को मैंने विस्तार से वहाँ पे पढ़ाया है। यहाँ पे हम जो है इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये जो है बेसिक रूप से मैं आपको समझा देता हूँ। साथ ही बॉर्डर में आपको बॉर्डर देना पड़ेगा। तो देखिए बॉर्डर के लिए यहाँ पे बॉर्डर कलर हम दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज हुई है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जहाँ पे हम एक ही जो एट्रीब्यूट है, मतलब एक प्रॉपर्टी के अंतर्गत एक से अधिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए हमने यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ भी दी है, उसके अलावा बॉर्डर का स्टाइल भी दी है सॉलिड, और बॉर्डर का कलर भी दी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। चलिए अब हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ हमारा बेसिक जो HTML का वेब पेज है वो बना हुआ है, और हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं एक प्रकार से जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट है और बॉर्डर कलर है, तीन चीज़ उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, हम फिर से टाइप करेंगे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आप बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ हम अगर बॉडी में क्या लिखते हैं, जैसे H1 हम लिखते हैं, ये H1 लिखे और H1 में हम लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग 1, ये लिख दिए, और इसको हम नॉर्मली यहाँ पे रन कराते हैं। तो ओपन इन ब्राउज़र करें तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग 1 आ रहा है। अब बैकग्राउंड का कलर आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर वाइट है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। साथ ही बॉर्डर यहाँ पे 0 है, यानी कि बॉर्डर हमने डिफाइन नहीं की है। तो हम तीनों चीज़ों को उपयोग करके देखते हैं। तो जो H1 है, H1 में हम यहीं पे दे सकते हैं कायदे से इनलाइन, पर हम वहाँ पे ज़्यादा घिचपिच नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, H1 जो सेलेक्टर मतलब एलिमेंट सेलेक्टर होता है उसका उपयोग करेंगे, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ले लिए हमने, बैकग्राउंड कलर देखे थे। बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, चलिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। ब्लैक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जो है कलर के माध्यम से इसको चलिए यहाँ पे येलो ले लेते हैं। कलर कैसा रहेगा, येलो। उसके बाद बॉर्डर कैसी रहेगी, तो देखिए बॉर्डर कलर बस ले सकते हैं, परंतु बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम जो है 3 वैल्यू देते हैं। 3 वैल्यू कौन कौन सी, जब हम बॉर्डर लेंगे तो उसकी विड्थ कितनी होना चाहिए, उसके बाद उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। 3 प्रकार के मुख्य स्टाइल उपयोग होते हैं, एक तो सॉलिड होता है, एक डैश्ड होता है और एक डॉटेड होता है। तो तीनों उपयोग करके देख लेंगे जब हम बॉर्डर उपयोग करेंगे। उसके बाद आप जो है क्या कर सकते हो, कलर ले सकते हो। कलर कौन सा रहना चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू हेक्साडेसिमल कोड कोई भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है क्या क्या ले लेते हैं,
हम ले लेते हैं 4 पिक्सल इसकी विड्थ होना चाहिए, सॉलिड इसका स्टाइल होना चाहिए, यानी कि पूरा डॉट डॉट ना होना चाहिए, ना ही डैश्ड होना चाहिए। उसके बाद इसका कलर ले लेते हैं, हमने बैकग्राउंड कलर क्या लिए हैं, ब्लैक, और कलर जो है टेक्स्ट कलर येलो लिए हैं, तो इसका जो कलर है रेड ले लेते हैं। ठीक है, रेड ले लिए। अभी जो H1 ली है वो H1 कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ जहाँ हम H1 हेडिंग लेंगे, हेडिंग 1, वहाँ वहाँ ये सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक इनहेरिट हो जाएगी, क्योंकि H1 जो एलिमेंट सेलेक्टर है उसके माध्यम से हमने लिया है। सेलेक्टर ऑलरेडी हमने पढ़ ली है। राइट क्लिक करके हम जैसे ही रन करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिए थे, टेक्स्ट का कलर हमने क्या लिए थे, टेक्स्ट का कलर लिए थे येलो, और बॉर्डर कलर हमने लिए थे रेड। तो हमारा यहाँ पे काम कर लिया है। साथ ही हम कुछ चीज़ें और डिफाइन कर लेते हैं, जैसे बिट्स अगर लेना है तो बिट्स हम ले सकते हैं, जैसे 400 पिक्सल हम ले लेते हैं। तो अब हम राइट क्लिक करके देखते हैं, देखिए बिट्स आ गए। उसके बाद जो है हम टेक्स्ट अलाइन अगर लेते हैं तो टेक्स्ट अलाइन को हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। ये हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अब देखिए, और अगर हम मार्जिन को देखें तो चलिए यहाँ पे मार्जिन भी देख लेते हैं। मार्जिन को अगर ऑटो कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए ज़रा, मार्जिन हम ऑलरेडी अलग से पढ़ेंगे। मार्जिन हम कर देते हैं ऑटो, तो देखिए हमने विड्थ दी है तभी मार्जिन काम करेगी। तो आप लेफ्ट से और राइट से देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ये सेंटर पे फिट हो चुकी है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होगी। हमने यहाँ बैकग्राउंड कलर देखें, हमने यहाँ कलर देखें जो कि टेक्स्ट का कलर होता है, बैकग्राउंड से बैकग्राउंड का कलर आता है। उसी प्रकार हम बॉडी के बैकग्राउंड में, मतलब ये तीन चीज़ें हम जो है, बॉर्डर का कलर, कोई भी चीज़ का, टेक्स्ट का कलर, जहाँ भी आपने टेक्स्ट लिखे वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। जैसे डिव है, बैकग्राउंड बॉडी है, तो वहाँ पे आप बैकग्राउंड का कलर सेट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, हर जगह आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम H1 में ली हैं, उसी प्रकार हर एक चीज़ में आप इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ चले हम, तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है फॉन्ट, मतलब CSS के अंतर्गत जो फॉन्ट है, फॉन्ट जो एक प्रकार से एलिमेंट है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, यानी फॉन्ट में हम जो है CSS का उपयोग कैसे करते हैं। तो CSS में फॉन्ट का उपयोग करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होता है, जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट की स्टाइल क्या होनी चाहिए। यानी फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है, जैसे आप टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक या फिर और कोई अन्य चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज़ होता है। साथ ही फॉन्ट स्टाइल क्यों यूज़ होता है, फॉन्ट स्टाइल जैसे कि आपको इटैलिक रखना है, नॉर्मल रखना है या ऑब्लिक रखना है। इसके लिए फॉन्ट वेरिएंट की अगर बात करें तो जैसे स्मॉल कैप्स रखना है, जैसे आपने नॉर्मल मतलब लोअर केस में लिए तो उसको स्मॉल कैप्स, यानी कि ऑल कैपिटल हो पर स्मॉल कैपिटल हो, तो उस प्रकार से रख सकते हैं। फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, जैसे आप फॉन्ट को जो है दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ आप नॉर्मली जो है इंक्रीज डिक्रीज यानी कि कितना रखना है। तो हम चलिए यहाँ पे फॉन्ट को उपयोग करते हैं। अब ये हेडिंग की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पी लिख लेते हैं, पी लिख लेते हैं, और लॉरेम करके हम जो है एक प्रकार से, ये देखिए लॉरेम करके हमने क्या ले लिए, एक मतलब हमने जो है एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लिए, ऑटोमेटिक आ जाता है ये किसमें, सबलाइन टेक्स्ट में। तो यहाँ पे आ गया। अब नॉर्मली अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देखिए रन कराए तो क्या आ रहा है, ये देखिए आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो नॉर्मली जितना साइज़ उसका बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए वो आपको देखने को मिल रहा है। हम इसी में फॉर्मेटिंग करते हैं, मतलब जो फॉन्ट है उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो क्या क्या हो सकती है, तो आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे पी नाम से एक क्या बनाना है, सेलेक्टर, पी एलिमेंट, मतलब एक प्रकार से एलिमेंट सेलेक्टर बना रहा है। अब आप जो है फॉन्ट फैमिली ले सकते हैं, जैसे सबसे पहले फॉन्ट फैमिली लिए और हम यहाँ ले लेते हैं क्या, एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक आपको देना है इस प्रकार से, चलिए, और इसको हम जो है सिंपल रन करा देखते हैं। तो देखिए ये चेंज हुआ कि नहीं, हो गया चेंज, यानी कि फॉन्ट फैमिली आपकी क्या होगी। यहाँ अगर हम टाइम्स न्यू रोमन करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, ये देखिए मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया और यहाँ जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फ़ॉन्ट चेंज हुए। सिर्फ आप जो है टाइम्स न्यू रोमन की जगह एरियल भी कर सकते हैं। तो अगर एरियल कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एरियल हो गया। अगर आपके पास फ़ॉन्ट जितने भी है उनके नाम अगर पता तो आप यहाँ ध्यान से आप उसके नाम लिख सकते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब होता है सेंस, सेंस सेरिफ, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है बहुत सारे जो फ़ॉन्ट होते हैं उनका आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद और क्या देखे थे हमने, देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल देखे थे, तो इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल हमको लेना है
फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे हम इटैलिक कर देते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमने लिए हैं और इसकी वैल्यू हमने इटैलिक ली है, उसको सेव करते हैं तो रिफ्रेश करके देखिए, आपको ध्यान में देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या देखने को मिल रहा है आपको। चलिए मैं जो पुरानी चीज़ें हैं उनको गायब कर देता हूँ। ये देखिए इटैलिक हो गया। ऑब्लिक भी इसी प्रकार काम करता है, और यदि हम इसका मतलब नॉर्मल कर देते हैं, इसका मतलब नॉर्मल कर देते हैं, तो हमको स्टाइल लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए नॉर्मल ऑटोमेटिक हो गया है। अब नेक्स्ट जो होता है वो हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, फ़ॉन्ट वेरिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट वेरिएंट है, फ़ॉन्ट वेरिएंट एक प्रकार से हम यहाँ ले सकते हैं। और फ़ॉन्ट वेरिएंट में क्या बोला गया है, फ़ॉन्ट वेरिएंट में स्मॉल कैप्स लेने को बोला गया है। यदि हमारा जो कैपिटल है वो तो कैपिटल की हाइट अलग होगी, और स्मॉल जो है उसकी हाइट अलग होगी। जब हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ लोरेम लिखा है, लोरेम में देखिए एल कैपिटल था तो उसकी हाइट ज़्यादा है, बाकी सब कैपिटल हो चुके हैं। परंतु ध्यान से देखिए यहाँ पे जो स्मॉल थे उनकी हाइट जो है, जो कैपिटल था उसकी हाइट से कम है, इसी को बोलते हैं स्मॉल कैप्स। ठीक है, और अगर ऑल कैप्स कर देते हैं हम तो ऑल कैप्स में इन सब की हाइट बराबर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हम जो है यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट ले लेते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट में अगर आप बोल्ड करना चाहते हो सबको तो आप बोल्ड ले सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिए ये देखिए बोल्ड हो गया। यदि आप और बोल्ड चाहते हो तो आप जो है यहाँ पे बोल्डर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली बोल्ड रहने देता हूँ, ये रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास में, यहाँ देखिए हमारे पास में फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया, फ़ॉन्ट वेट हो गया। ठीक है, अब फ़ॉन्ट चारों हो गए है ना। अब हम जो है 5 ही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ में आपको ध्यान देना है, जैसे आप 3 EM में ले सकते हैं। EM मतलब होता है, ये एक यूनिट होती है जिसके माध्यम से हम फ़ॉन्ट के साइज़ को मेंटेन करते हैं। तो देखिए ये EM मतलब जो नॉर्मली फ़ॉन्ट दिखता है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर EM में हम जो है क्या कर देते हैं 1, तो यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है ये, यदि आप 2 कर देते हो, ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा हो गया। अब इसके बदले में आप जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, ये देखिए छोटे हो गए। पिक्सल की जगह PT भी ले सकते हैं आप, पॉइंट एक प्रकार से। ये देखिए, तो ये यूनिट है, मतलब जो PT है, पिक्सल है, EM है, ये यूनिट है। और यहाँ आप यूनिट का जो जितना भी साइज़ देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, लार्जर। ठीक है, देखिए लार्जर, एक्स्ट्रा लार्ज, इस प्रकार से आप जो है साइज़ दे सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज में दिख रहा है, एक्स लार्ज भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। और अगर सिर्फ आप लार्ज देते हो तो भी आप इस प्रकार दे सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट देखे। फ़ॉन्ट में देखिए पहले तो हमने जो है इसके पहले क्या देखे, बैकग्राउंड कलर, कलर देखे, बॉर्डर कलर, और फ़ॉन्ट के अंतर्गत फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज, ये पांचों चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। कहाँ पे, अब ये जो चीज़ें हमने देखे हैं ये आपकी हेडिंग में भी उपयोग हो सकती है, पैराग्राफ में, या फिर आप कोई डिव उपयोग कर रहे हैं, जहाँ भी आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट आपने लिखे तो फ़ॉन्ट की ये प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इनको आप देख सकते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, बॉर्डर्स, मतलब CSS के अंतर्गत जो बॉर्डर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसके पहले हमने बॉर्डर कलर का देखा था, तो अब हम जो है विस्तार से बॉर्डर को देख लेते हैं। बॉर्डर के लिए हम देखिए इस प्रकार से, जब हम बॉक्स मॉडल पर काम करते हैं, स्पेशली बॉक्स मॉडल मतलब आप समझ सकते हैं, जब हम वेबसाइट में कोई चीज़ उपयोग करते हैं तो बॉक्स के रूप में हम कोई टेक्स्ट को या कोई विशेष चीज़ को अलग से दर्शा देते हैं। तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है बॉक्स मॉडल की। जैसे मान लो ऊपर से हमने एक बॉर्डर लिए, देखिए यहाँ पे हमने ये कंप्लीट बॉर्डर लिए है, तो ये हो गया एक प्रकार से एक डिव। अंदर भी एक और डिव ली है, तो इस डिव और जो अंदर वाला डिव है दोनों के बीच में जो जगह छूटी है उसको बोलते हैं मार्जिन। मतलब यहाँ तो ये तो हो गई बॉर्डर, और दूसरी डिव मतलब जो इंटरनल डिव है और आउटर डिव है दोनों के बीच में जो जगह छूटी है उसको बोलते हैं मार्जिन। इसके अलावा हमने अंदर में जो है टेक्स्ट एलिमेंट लिखा है, किसके अंतर्गत, जो अंदर वाला डिव है उसके अंदर। तो टेक्स्ट एलिमेंट और जो बॉर्डर है दोनों के बीच में जो जगह है वो उसको बोला जाता है पेडिंग। क्या बोला जाता है, पेडिंग। यानी कि कोई बॉक्स है, मान लो हम एक कमरे में, अब कमरे में है, कमरे में हम दीवार से कितना दूर पे हैं उसके लिए होगी क्या, पेडिंग। और एक कमरा दूसरे कमरे से कितनी दूरी पर है उसके लिए होगी मार्जिन। समझ गए आप कैसे, मतलब दो घर है, दो घर के बीच में जगह छूटी रहती कि नहीं, बिल्कुल छूटी रहती है। तो दो घर के बीच में जगह छूटी यानी कि उसको बोलेंगे मार्जिन।
और एक घर में अंदर ही दीवार से चिपक के दीवार से कितनी दूरी पे हमने कोई सामान रखा है उसको बोलते हैं पेडिंग। ठीक है, ऐसे ही कोई बॉक्स है, बॉक्स से दूसरे बॉक्स की दूरी को बोलेंगे मार्जिन, और बॉक्स से अंदर के कंटेंट की दूरी को बोलेंगे पेडिंग। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इन्हीं को हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो बॉर्डर बहुत सारे प्रकार की होती है। बॉर्डर में हम देखिए इस प्रकार से रेडियस बॉर्डर भी बना सकते हैं, बॉर्डर में डैश डैश स्टाइल ले सकते हैं, डॉट डॉट स्टाइल ले सकते हैं, और सॉलिड स्टाइल ले सकते हैं। तो CSS में जब हम बॉक्स मॉडल देते हैं, बॉक्स मॉडल बनाते हैं, तो वहाँ पे हमको बॉर्डर का उपयोग करना होता है। तो बॉर्डर की स्टाइल होती है, बॉर्डर की विड्थ होती है, बॉर्डर का कलर होता है, तीन मुख्य प्रॉपर्टी तो होती ही है। साथ में इसके रेडियस भी होता है। रेडियस के लिए हम यहाँ देख सकते हैं रेडियस प्रॉपर्टी यूज हुई है, जो कि देखिए रेडियस बनाकर देता है इस प्रकार से राउंड सर्कल में। ठीक है, अब देखिए हमने कलर यहाँ पर उपयोग करना है बॉर्डर का, हम यहाँ पे स्टाइल उपयोग करने वाले हैं, हम यहाँ पे विड्थ उपयोग करने वाले। साथ ही 4th नंबर में हमको रेडियस देखने को मिलेगा। रेडियस क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे बॉर्डर के अंतर्गत हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं और इसकी स्टाइल ले लेते हैं। ये मुख्य रूप से हम लेते हैं। जैसे सॉलिड ले लिए, पिक्सल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कलर भी कुछ भी ले सकते हैं, पर सॉलिड की जगह आप डॉटेड ले सकते हैं, डैश ले सकते हैं, डबल, ग्रुप, इनसेट, आउटसेट। मुख्य रूप से हम जो तीन हैं ये तीन उपयोग करते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, डॉटेड और डैश्ड। चाहे तो आप दूसरे भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ दी गई है और कलर भी चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी जैसे यहाँ देखिए आउटसाइड दिया है तो देखिए आउटसाइड की बॉर्डर कितनी होगी, इनसाइड दिया है इसकी बॉर्डर कितनी होगी, उसके अलावा ग्रुप दिया है तो देखिए ग्रुप की कितनी होगी। साथ ही यहाँ देखिए डबल दिया है तो डबल के लिए क्या होगी। ये देखिए डैश दिया है, डॉट दिया है और सॉलिड दिया है। सबकी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए इनको हम एक एक करके यहाँ उपयोग करने वाले हैं। रेडियस के लिए यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। ठीक है, 1 पिक्सल वगैरह, बॉर्डर की स्टाइल अलग अलग हम दे सकते हैं। तो हम बॉक्स मॉडल का यहाँ उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे बॉक्स मॉडल के लिए क्या बनाते हैं, पैराग्राफ को हटा दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं। जो पुराना है उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इसको भी हम हटा देते हैं और यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब हम यहाँ बनाते हैं एक डिव। क्या बनाते हैं? डिव बनाते हैं। ये डिव बनाया हमने और डिव बना के इसकी हम आईडी या क्लास दे देते हैं। चलिए हम क्लास से ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं और मेन क्लास ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो मेन क्लास है, मेन क्लास में हम कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे हेडिंग 2 के अंतर्गत लिख देते हैं। हेडिंग 2 के अंतर्गत लिख देते हैं दिस इज हेडिंग 2। अब जो क्लास नाम से हमने क्लास जो लिए हमने मेन नाम से हमने इस नाम को डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे मेन नाम की एक हमको क्या लेना पड़ेगा? स्टाइल लेना पड़ेगा। तो हम डॉट के नाम से लेंगे। जब भी हम क्लास से कॉल करते हैं, सिलेक्टर में मैंने पढ़ाया था, क्लास से इसको कॉल किया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे डॉट लगा के डिफाइन किया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं? विड्थ कितनी होनी चाहिए? चलो मान लीजिए हम 300 पिक्सल ले लेते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट मान लो हमारी 150 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, और इसकी बॉर्डर क्या होना चाहिए? अब बॉर्डर में क्या लिया जाता है? चलिए बॉर्डर में हम जो है सबसे पहले लेते हैं 3 पिक्सल, इसकी विड्थ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्टाइल क्या होनी चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ अगर उपयोग करें, हमने विड्थ लिए, हाइट लिए और बॉर्डर लिए, और ये जो किस नाम से लिए हमने? डॉट मेन, यानी कि क्लास नाम से इसको कॉल किया जाएगा। और जैसे ही हम इसको सेव करके राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करते हैं तो देखिए ये जो है आपका क्या बन गया है? बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर बन गई, एक डिव बन गया। डिव आप समझ सकते हैं, डिव मतलब बड़े वेब पेज को, मतलब बड़ा जो बॉडी है उसको छोटे छोटे खंड में बांटना, उसको क्या बोलते हैं? डिव। हम एक और डिव बनाते हैं। एक और डिव कौन सी बनाते हैं? यहाँ बना लेते हैं हम डॉट मेन बन करके। ठीक है, और उसके अंदर भी हम जो है इसी प्रकार ये ले लेते हैं और कलर दूसरा ले लें। चलिए ब्लू ले लेते हैं, ये ब्लू ले लेते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखे। अब यहाँ पे अंदर हम क्या लेते हैं? अंदर हम एक डिव और लेते हैं। यहाँ ले लिए हमने क्या? ये डिव ले लिए। डिव करके क्लास लगा के हम जो है मेन बन इस प्रकार से कॉल कर लिए, और नीचे जाकर इसके जस्ट नीचे जाकर हम जो है क्या कर देते हैं? डिव को बंद कर देते हैं। ये बंद हो गई। इसका मतलब ये डिव लिए थे तो इसको हमने यहाँ बंद कर दिए। उसके अंदर एक और इंटरनल डिव लिए तो इसको यहाँ बंद कर दिए। अंदर हमने कंटेंट लिखे। ठीक है, चलिए रन कराते हैं।
तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर जो डिब है उसके अंदर एक और डिब है, पर यहाँ पे आपको जो है ये देखिए बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है यानी कि कोई इतना बड़ा बर्तन है, बर्तन के अंदर उतना ही बड़ा बर्तन तो आएगा नहीं, नहीं आएगा, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी विड्थ और हाइट को हमको कम करना पड़ेगा। कौन सी? अंदर वाली डिब की। तो जैसे इसका 300 लिए हैं तो इसका हमको थोड़ा कम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है देखिए 3 पिक्सल जो है या 5 पिक्सल कर देते हैं। चलिए इसकी भी 5 पिक्सल कर देते हैं। 5 यानी कि दो तरफ से 5 घट गए तो कितना हो जाएगा? 10 घट जाएगा। तो विड्थ आपकी 300 की जगह कितनी हो जाएगी? 290। ठीक है। अब हाइट भी, विड्थ इसकी देखिए, बॉर्डर लिए हैं 5 ऊपर 5 नीचे घट गए, तो अंदर वाले में 150 की जगह कितना आएगा? 140 आएगा। ठीक है, मतलब चारों तरफ से 5 घट गई। तो अब हम जब रिफ्रेश करते हैं तो ध्यान से देखिए, जो ऊपर वाला डिब है और अंदर वाला डिब है, देखिए एक दूसरे को मतलब जो है क्रॉस नहीं कर रहा है, बाकायदा फिट हो गया है। हम चाहते हैं थोड़ी और दूरी बढ़े, थोड़ी और दूरी बढ़े मतलब जो ऊपर वाला डिब है जो अंदर वाला डिब है दोनों में क्या हो? गैप हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम मार्जिन देंगे ना। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे अंदर वाले में हम दे देते हैं मार्जिन। और मार्जिन कितने दे देते हैं? 5 पिक्सल। 5 पिक्सल मार्जिन दे दो आप। तो आप ध्यान से देखिए, 5 पिक्सल इधर से भी गया, 5 पिक्सल इधर से भी, पर नीचे से 5 पिक्सल आपका देखिए क्रॉस कर गया है। तो हम क्या देखेंगे? नीचे वाले से 5 जो विड्थ है इसकी और हाइट है दोनों कम कम करेंगे। कैसे? देखिए 5 और घटा दीजिए तो 5 मतलब जो है अगर हम हाइट की बात करें तो ऊपर से 5 और नीचे से 5 दोनों से घटा दे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 130 हो जाएगी। ठीक है। और अगर विड्थ की बात करें तो 5 इधर से घट जाएगी, 5 इधर से, तो 290 की जगह कितनी हो जाएगी? 280। कितनी हो जाएगी? 280। अब देखिए बकायदा आ चुका है, यानी कि हम जो है मार्जिन दे दिए एक दूसरे से। अब बात आती है जो अंदर वाला है, अंदर वाले के लिए हम क्या दे देते हैं? पेडिंग। मतलब यहाँ पे हम जो है क्या देंगे? पेडिंग। और पेडिंग दे देते हैं हम कितनी? 5 पिक्सल। तो देखिए, ये देखिए अंदर से 5 पिक्सल पेडिंग दे दिए तो 5 और घटाना पड़ेगा। जो हाइट और विड्थ है 5 और घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पेडिंग के कारण जो है हाइट और विड्थ में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो 130 की जगह क्या कर दो? 120। और 280 की जगह कितना कर दो? 270। ये आपको मेज़रमेंट याद रखना है, याद मतलब समझने के लिए। अब देखिए अंदर से भी 5 का गैप हो गया। यहाँ हमने बॉर्डर की बात करे थे, स्पेशली हमने क्या देखा है? बॉर्डर। तो बॉर्डर में हमने विड्थ देख लिया, विड्थ के बाद उसका स्टाइल देख लिया। स्टाइल के लिए हम जो है इसको डैश्ड कर सकते हैं। डैश्ड अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है डैश डैश आएगा। और अंदर वाले में अगर हम सॉलिड की जगह डॉटेड करते हैं तो देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको डॉटेड देखने को मिलेगा। देखिए डॉटेड। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर जो है बना सकते हैं। साथ ही बैकग्राउंड कलर आप ले सकते हैं, जो हमने पुरानी प्रॉपर्टीज़ उपयोग करें तो बैकग्राउंड कलर आप ले सकते हैं। लाइट येलो ले सकते हैं। चलिए लाइट ब्लू ले लेते हैं। तो लाइट ब्लू लेते हैं, देखिए लाइट ब्लू आ गया। ऊपर वाले का बैकग्राउंड कलर भी लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले बैकग्राउंड कलर जैसे आपको और लाइट रेड लेना है। ठीक है, चलिए लाइट ग्रीन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ऊपर वाले का बैकग्राउंड कलर आ गया। अब स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम जो है डिब हम बना रहे हैं, तो डिब के लिए अलग से एक और डिब बनाते हैं। जैसे नीचे हम डिप बनाते हैं उसके लिए हम रेडियस प्रॉपर्टी उपयोग करेंगे। ठीक है, नीचे हम ले लेते हैं एक और डिप। ये डिप लिए इस प्रकार से, और इस डिप में हम जो है क्लास या आईडी सिलेक्टर कोई भी उपयोग कर सकते हैं, और जो है मेन 2 कर देते। ये मेन 2 कर दिए, और ऊपर जाके आप जो है क्या करोगे? ऊपर जाके आप डॉट मेन करके 2 इस प्रकार से एक सिलेक्टर उपयोग करोगे। और यहाँ पे बॉर्डर लेकर आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपने 3 पिक्सल करे, सॉलिड ले लिए और कलर के ले लिए। चलिए रेड ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल दे देते हैं। ठीक, आप देखिए अब ये देखिए यहाँ पे आपको हाइट विड्थ नहीं नज़र आ रही, तो आपको विड्थ और हाइट देना पड़ेगा ना। ये देखिए विड्थ कितनी दे दें? चलिए यहाँ आप 300 पिक्सल दे देते हैं, और हाइट दे देते हैं। हाइट कितनी दे देते? 200 पिक्सल। आप ध्यान से देखिए इसको।
देखिए यहाँ कॉर्नर्स आपके नुकीले नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, सॉफ्ट आ रहा है। इस सॉफ्टनेस को और बढ़ा दीजिए, जिसे 10 कर देता हूँ। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर है हमको एक एक दिशा में चाहिए, तो एक एक दिशा में भी आप दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर, चलिए रेडियस, बॉर्डर देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस। तो अगर इनको आप सेपरेट सेपरेट देना चाहते हो तो देखिए मैं इस बॉर्डर रेडियस को हटा देता हूँ और यहाँ पे हम जो है क्या देते हैं, बॉर्डर टॉप रेडियस। ठीक है, बॉर्डर टॉप, यहाँ पे हम जो है देखिए बॉर्डर टॉप रेडियस, बॉर्डर टॉप रेडियस को हम यहाँ पे दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक, अब देखिए रिफ्रेश करके तो देखिए ये कॉर्नर आपका नुकीला, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, पर ये कॉर्नर आपका जो है सॉफ्ट दिख रहा, कैसा, देखिए रेडियस आ गया। तो आप ऐसे ही टॉप की जगह देखिए राइट भी कर सकते हो, बॉटम कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बॉर्डर बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ, बॉर्डर बॉटम हमने लिए थे लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम रेडियस कर देते हैं। देखिए बॉटम रेडियस को कितना कर देते हैं, 20 पिक्सल। देखिए ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों को हमने जो है राउंड कर दी रेडियस। तो इस प्रकार से आप जो है सभी को उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखें, हमने यहाँ पे बॉर्डर देखें, बॉर्डर, बॉर्डर की स्टाइल होती है, बॉर्डर की विड्थ होती है, बॉर्डर का कलर होता है, साथ ही बॉर्डर का रेडियस भी होता है। रेडियस भी हमने देख लिया, चारों कॉर्नर्स को आप बढ़ाकर देख लीजिए, जितना घटाना बढ़ाना है इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं लिंक स्टाइल की। लिंक स्टाइल का मतलब क्या होता है, हम सीधे प्रैक्टिकल में चलते हैं। ये थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, तो यहाँ पे आपको जो है 4-5 प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो देखिए लिंक होता है, एक विजिट होता है, और एक होता है देखिए आवर, आवर बोलते हैं इसको, एक्टिव होता है, और एक फोकस होता है। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम जो है कहाँ चलते हैं, ये मैं पुरानी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। हटा क्यों देते हैं, क्योंकि हम जो है नई चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आप उपयोग करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जैसे भी, या मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा तो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। चलिए जैसे हम यहाँ पे एक लिंक लेते हैं, लिंक लेने के लिए क्या करते हैं, ए लिखते हैं, HREF लिख लें, ये देखिए AHREF, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे गो करके लिखे। गो मतलब होता है जैसे हम बोलना चाहते हैं कि भाई किसी पे क्लिक करें तो वो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाए, रन हो जाए। यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, कोई भी चीज़ का एड्रेस दे देते हैं। जैसे हमने क्या लिखे थे, चलिए table.html लिख देते, table.html लिख देते, और इसको हम सीधे रन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है ब्लू कलर अंडरलाइन में आ रहा है। जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं टेबल हो गया, और यहाँ पे देखिए आपको अब जो है पर्पल कलर में दिखने लगा। यानी कि हम जब लिंक देते हैं तो वो ब्लू कलर में दिखता है अंडरलाइन के साथ में। जब हम क्लिक करने की कोशिश करते हैं, यानी कि देखिए फोकस कर रहे हैं या उस पर एक्टिव है, तो देखिए रेड कलर आ रहा, और जैसे क्लिक करके छोड़ देते हैं उसके बाद वो पर्पल कलर हो जा रहा है। तो ये हम मैनेज करेंगे, हम खुद से मैनेज कैसे करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे ए डॉट लिंक, और इसके लिए हम टैग बनाएंगे। कलर क्या होना चाहिए, चलिए कलर अपने मन से रख लेते हैं। जब हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की तो हम अपने मन से रख लेते हैं। कलर होना चाहिए रेड। तो देखिए ए लिंक, ठीक है। अब देखिए रिफ्रेश करेंगे तो अभी रेड कलर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम जो है पांचों चीज़ को यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो आप देखिए यहाँ ये हमने जो है क्या लिए हैं, यहाँ पे देखिए आपको एक लिंक ली है इसी प्रकार से हमने, और यहाँ पे हमने 4-5 चीज़ों को उपयोग किया। जैसे लिंक है तो कलर रेड ले लिए, ए आवर है तो हमने क्या ले लिए, कलर ब्लू होना चाहिए, ए एक्टिव है तो कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, ए विजिटेड है तो कलर येलो हो जाना चाहिए। तो हमने ए लिंक लिए, उसके बाद ए हमने कर दिए क्या, चलिए यहाँ कितने चाहिए, आवर, मतलब जब हम उसके ऊपर माउस कर्सर लेकर आते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, माउस का कर्सर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमने लिख दिए ब्लू। और ए डॉट एक्टिव है तो क्या हो जाना चाहिए, कलर, कलर हो जाना चाहिए, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ग्रीन कर देते हैं। और अगर व्यक्ति ने विजिट कर लिया है, जैसे विजिटेड,
विजिटेड के लिए कौन सा कलर हो जाना चाहिए? कलर हो जाना चाहिए यहाँ पे ग्रे। क्या हो जाना चाहिए? ग्रे हो जाना चाहिए। ठीक, अब हम सिंपल जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी विजिटेड हो गया। ठीक, नई लिंक देंगे तब हमको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम जो है गो नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ टेबल की जगह क्या कर देते हैं? टेबल की जगह हम वो कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं फॉर्म। अब हम इसको करते हैं रन और लाइन ब्रेक कर देते हैं। BR लगाते हैं, आपको पता है, यहाँ पे हम BR लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी लिंक है, तो लिंक के लिए कौन सा कलर दिए हमने? रेड। रेड आ रहा है और उसके ऊपर माउस ला रहा है तो ब्लू हो जा रहा है। देखिए माउस ओवर हो रहा है तो ब्लू हो रहा है, और एक्टिव करेंगे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करने की कोशिश करते हैं ग्रीन हो जा रहा है। ठीक है, और यदि हम क्लिक करके छोड़ देते हैं तो देखिए अभी फॉर्म तो दिख गया पर वापस चलते तो वो ग्रे हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमने लिंक के सभी चीज़ें यहाँ पे देख ली। एक और होता है फोकस होना चाहिए, तो फोकस के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब लिंक रहेगा तो कलर क्या होना चाहिए? रेड। जब माउस हावर करे यानी कि माउस को ले जाएं हम उसके ऊपर तो क्या हो जाना चाहिए? ब्लू। यदि माउस उसके ऊपर एक्टिव है तो भी क्या हो जाना चाहिए? यहाँ पे ग्रीन हो जाना चाहिए, और विजिट कर लिए हैं तो ग्रे हो जाना चाहिए। यदि हम इन सब का उपयोग नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू रहता है, एक्टिव करते तो रेड हो जाता है और क्लिक करते तो वो पर्पल हो जाता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिंक स्टाइलिंग हमने यहाँ पे देख ली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, चलिए CSS के अंतर्गत अब हम बात करने वाले हैं क्या? मार्जिन की। मार्जिन क्या होती है? मार्जिन मतलब दो चीज़ों के बीच की जगह। जिसे आप देख सकते हैं, मान लो हम पेज को प्रिंट कराते हैं तो हम चारों तरफ से जगह छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं मार्जिन। दो घर के बीच में जगह छुड़ी रहती है उसको मार्जिन बोलते हैं। इसी प्रकार हम CSS में या फिर हम जो HTML में डिव लेते हैं, डिव मतलब डिवीज़न, दो डिव के बीच में जो जगह छूटी उसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, और उसके अंदर यानी डिव के अंदर कोई चीज़ लिखे हैं तो उसके अंदर जो कंटेंट है और बॉर्डर के बीच की दूरी को बोलते हैं पेडिंग। जैसे हमने टेबल में उपयोग करे थे, टेबल में दो सेल के बीच की दूरी को मार्जिन बोलते हैं, और सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो बॉर्डर से कितनी दूरी पे है उसको बोलते हैं पेडिंग। तो ऐसे ही हम यहाँ पे उपयोग करेंगे मार्जिन की, उसके बाद हम जो है पेडिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए मार्जिन हम जो है सेपरेट यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उपयोग कर सकते हैं चारों तरफ की मार्जिन, या तो मार्जिन आप सेपरेट सेपरेट दे सकते हैं। जैसे मार्जिन बॉटम का दे सकते हैं, मार्जिन आप टॉप का दे सकते हैं, मार्जिन आप लेफ्ट का दे सकते हैं, और मार्जिन आप राइट का दे सकते हैं। ठीक है, मतलब चार या तो आप अलग अलग दे दो सेपरेट सेपरेट चारों तरफ से, या तो आप जो है चारों को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के माध्यम से और 20 दे सकते हैं सभी जगह, या फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस प्रकार चक्र चलता है। चार आप मार्जिन यहाँ पे एक साथ दे सकते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसी प्रकार हम जो है पेडिंग देखेंगे तो पेडिंग अभी बताया मैंने क्या होती है, बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच की दूरी को बोलते हैं पेडिंग। और पेडिंग के लिए भी आप जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उपयोग कर सकते हैं, या तो पेडिंग बॉटम, पेडिंग टॉप, पेडिंग लेफ्ट और पेडिंग राइट, इस प्रकार आप उपयोग कर सकते हैं। और ये बॉक्स मॉडल को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल में आपको मुख्य रूप से कंटेंट देखने को मिलेगा, पेडिंग देखने को मिलेगी, बॉर्डर हमने उपयोग करे तो उसका उपयोग करेंगे, और मार्जिन उपयोग करेंगे। चलिए हम जो है यहाँ पे इसका उपयोग करना सीखेंगे। ये बॉक्स मॉडल हम बनाकर देखेंगे एक बार और फिर से। तो चलिए ये मैं सारी चीज़ें पुरानी हटा देता हूँ यहाँ पे, हम नए सिरे से यहाँ पे बॉक्स मॉडल बनाएंगे। तो मैं सिंपल जो है डिव ले लेता हूँ, मतलब दो डिव ले लेते हैं। एक डिव ले लिया मैंने, और इसमें हम जो है क्लास उपयोग कर लेते हैं। क्या यहाँ क्लास उपयोग कर लेते हैं एक प्रकार से। अभी हम जो है आईडी से लेते हैं, मतलब सेलेक्टर जो है हम आईडी ले लेते हैं, और आईडी लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आईडी को हम दे देते हैं मेन नाम से एक आई वो ले ली हमने। और एक और डिव ले लेते हैं जो सब डिव रहेगा, मतलब एक इंटरनल डिव रहेगा और एक आउटर डिव, और यहाँ पे भी आईडी ले लेते हैं main1। ठीक है, और कंटेंट लिख लेते हैं, कंटेंट में हम लिख लेते हैं H3 में लिख लेते हैं दिस इज़ कंटेंट। इस प्रकार से हम जो है लिख ली। जब हम इसको सिंपल रन कराते हैं तो रन कैसा होगा ये। ठीक है, जबकि हम इसको बनाना चाहते हैं बॉक्स मॉडल, तो हम चलते हैं कहाँ पे, आईडी हमको लेना है मेन और एक लेना आईडी main1। तो कहाँ चलते हैं, इंटरनल स्टाइल सीट हमारी डिफाइन है यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं हम क्या एक ले लेते हैं आईडी। जब ली हैं तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं और मेन लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको डिफाइन करते हैं। क्या क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लेंगे विड्थ।
ठीक है, विड्थ कितनी लेना है, चलिए 300 पिक्सल ले लेते हैं। उसके बाद लेना है क्या, हाइट। हाइट कितनी होना चाहिए, 150 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसकी बॉर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर कलर सारी चीज़ हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ 5 पिक्सल होना चाहिए और उसका स्टाइल सॉलिड होना चाहिए, उसका कलर रेड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद चलिए इतना हम रन करा के देखते हैं जो आईडी लिए इसका। और ऐसे ही हम जो है क्या ले लेते हैं, ये देखिए ये मेन वन की जगह, मतलब मेन जो आईडी ली है उसके लिए एक मेन वन आईडी ले लेते हैं। जहाँ पे हमने देखिए एक जगह मेन उपयोग की है और एक जगह मेन वन उपयोग की है। जब हम इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर तो सही आ रहा है पर इधर साइड दिक्कत हो गई है। तो रेड की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू। ठीक है, और रन करके देखो तो देखिए यहाँ ध्यान देखिए, मैंने अभी इसके पहले भी बताया था आपको जब हमने बॉर्डर उपयोग करे थे कि ये एक बर्तन लिए हैं, उसी नाप का अगर बर्तन हम उसके अंदर लाना चाहें तो आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसको आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, मेन डिव है उसकी विड्थ कितनी है 300, उसकी हाइट कितनी है 150। तो सिंपल सी बात है, दूसरे की थोड़ी कम होना चाहिए। कितनी कम होना चाहिए, तो जो विड्थ होती है, विड्थ जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर की विड्थ को जोड़कर घटा दिया जाए। एक तो विड्थ में भी घटाना है, मतलब लेफ्ट और राइट में भी घटाना है, और एक हाइट में भी घटाना है, टॉप और बॉटम में। तो यहाँ देखिए जो बॉर्डर है, बॉर्डर की विड्थ कितनी है, एक प्रकार से चारों तरफ की 5 5 5 5। तो लेफ्ट की 5 है, राइट की 5 है, यानी कि दोनों की 5 5 जोड़े 10। तो अगर हम विड्थ की बात करें तो 10 यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो इसकी जो विड्थ है वो 10 घट जाएगी तो कितनी हो जाएगी 290। और ऊपर की 10 और 5 और नीचे की 5 यानी कि दोनों की मिला 10 घटा दे तो 140 इसकी हाइट हो जाएगी। ये हमने ले लिए और अब जाकर रिफ्रेश कर दो तो देखिए अब फिट आया कि नहीं, बिल्कुल फिट आया। यदि हम दोनों के बीच में मार्जिन देना चाहते हैं, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में गैप हो, तो हम जो है मेन वन में जाते हैं और यहाँ पे नीचे दे देते हैं मार्जिन। कितना दे देते हैं, मार्जिन। अब मार्जिन कहाँ से देना है, यदि आप चारों तरफ से देना चाहते हैं एक सी, तो आपको 5 पिक्सल ऐसे लिखकर छोड़ देना है। ये देखिए, देख लिए ऊपर से और नीचे से, देखिए ऊपर जो है 5 की इधर से आ गई, 5 की इधर से, तो इसकी विड्थ जो है फिर से बढ़ चुकी है। इसका मतलब जब हम मार्जिन देते हैं तो फिर से देखिए 5 चारों तरफ से आई है, तो इसकी जो हाइट और विड्थ है वो फिर से हमको कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 290 की जगह देखिए 5 5 10 यानी 280 करना पड़ेगा फिर से, और फिर से लेफ्ट राइट में 5 5 बढ़ी यानी कि 130 यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से हम जो है बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दे देते हैं पेडिंग, देखिए अंदर वाले में देना ना, जब हम पेडिंग देते हैं तो पेडिंग आप जो है सेपरेट सेपरेट दे दो। देखिए अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन में इसको कमेंट बना देता हूँ, और अगर मैं मार्जिन यहाँ पर सेपरेट सेपरेट देता हूँ, जैसे मार्जिन टॉप दे देते हैं, कितनी दे दिए 5 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन हम दे देते हैं राइट बॉटम लेफ्ट, ये चारों आप प्रॉपर्टी उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग आप जो है 5 5 दे सकते हैं, पर मैं इतना ज़्यादा आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, तो मैं सिंपल दे देता हूँ 5। या तो आप चारों को एक साथ दे दो, देखिए 5 5 5 और ये जो है 5, इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए चारों तरफ से टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, मतलब टॉप की सबसे पहले, उसके बाद राइट की, फिर बॉटम की, फिर लेफ्ट की। तो आप इनको घटा बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं देना चाहते, सबकी बराबर रखना चाहते हैं, तो आप 5 पिक्सल दे दो, बात ख़त्म। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रिफ्रेश करें, हमने ये कम कम कर दिए ना हमने ऑलरेडी, 290 की जगह 280 और 130 कर दिए पेडिंग। ठीक है, अब यहाँ ये वाला चीज़ हमको लिखने की ज़रूरत नहीं। चलिए यहाँ पे हम पेडिंग पे काम करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए हमने अभी पेडिंग नहीं दी है, चलिए 5 पिक्सल पेडिंग दे देते हैं। ऐसे ही मार्जिन के जैसे पेडिंग टॉप, पेडिंग राइट, पेडिंग बॉटम, पेडिंग राइट लेफ्ट, इस प्रकार से आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं। यदि हम 5 पिक्सल देते हैं तो 5 5 दूनी 10 यहाँ घटाना पड़ेगा फिर से, और 5 दूनी 10 यहाँ घटाना पड़ेगा। अगर हम नहीं घटाते हैं तो आप रिफ्रेश करके देखिए यहाँ पे आपको जो है आपका आउटपुट किस प्रकार देखने को मिलता है। तो देखिए ओवरलैप कर चुका है। तो इस ओवरलैपिंग को बचाने के लिए फिर से आपको जो 5 5 है, 5 दूनी 10 हाइट में घटाना पड़ेगा, यानी कि 120 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 270 करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ देखिए अब आप ध्यान से देखिए,
आपका जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जो देखिए दूरी है 5 पिक्सल आ भी गई है। और अगर आप टेक्स्ट अलाइन देना चाहते हैं तो टेक्स्ट अलाइन भी दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर में दे दो, ये देखिए आ गया सेंटर में। आप चाहे तो क्या दे सकते हो, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान रख सकते हो। अगर आप बॉर्डर विड्थ 10 देते हो, चलिए यहाँ पे 10 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 दे देते हैं, 10 आपको घटाना पड़ेगा चारों तरफ से, तो आप 120 की जगह इसको करोगे 110। ठीक है, 10 घटाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे आप जो है 10 नहीं घटाओगे, कितना था, इसको 5 बढ़ाए हैं तो 110 करना पड़ेगा, और यहाँ 260 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 ही बढ़ी ना, 5 तो ऑलरेडी पहले थी। तो देखिए अब ठीक है, इसकी बॉर्डर को भी आप बढ़ा सकते हो, किसकी, आउटसाइड वाली की। ठीक है, तो आउटसाइड वाली बॉर्डर को हम बढ़ा कर देखते हैं, 5 की जगह हम कर देते हैं 10, और अब रिफ्रेश करिए तो देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो आउटसाइड में बढ़ चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए हमने बॉक्स मॉडल किस प्रकार बनाया। अब ये बॉक्स मॉडल को आप और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सारी जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताया हूँ पीछे, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो आपको पेडिंग समझ में आया होगा और यहाँ पे मार्जिन समझ आया होगा। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे देखे हैं, यानी कि मार्जिन की अगर बात करें तो मार्जिन में हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें हम टॉप, उसके बाद राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे हम 4 वैल्यू एक साथ दे सकते हैं। अगर आपको सभी वैल्यू सेम रखना है तो आप सिर्फ एक वैल्यू दे दीजिए, सभी में वो ऑटोमेटिक काम कर लेगा। अभी आपका जो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, बॉक्स मॉडल लेफ्ट में आ रहा है, तो हम चाहते हैं इसको सेंटर में लाएं। तो जो मेन डिव है, मेन डिव में आपको विड्थ दिए कि नहीं, विड्थ देने के बाद आप मार्जिन दे सकते हो, और मार्जिन में एक प्रॉपर्टी वैल्यू रहती है जिसका नाम है ऑटो। ऑटो आप दे देते हो और रिफ्रेश करते हो तो देखिए ये बॉक्स मॉडल इधर से भी और लेफ्ट लेफ्ट राइट सबसे आप देख सकते हैं। और यदि आप यहाँ पे मार्जिन देते हैं तो आउटसाइड यानी बॉडी से गैप कितना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो है मार्जिन तो ऑटो कर दिए, इसके अलावा मार्जिन टॉप से आप सिंपल अलग से दे सकते हो, मार्जिन टॉप जो है 20 पिक्सल दे सकते हो। तो देखिए आप रिफ्रेश करके तो देखिए ऊपर से गैप आ गया। मार्जिन लेफ्ट और राइट से देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप ऑटोमेटिक मतलब मार्जिन आप एक दे दिए सबके लिए सेपरेट, उसके लिए एक अलग से टॉप के लिए सेपरेट आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से हमने मार्जिन भी देख लिए और पेडिंग भी देख ली। तो हमारी CSS में कंप्लीट जो बेसिक चीज़ें थी वो यहाँ पे हो चुकी है, और एडवांस चीज़ें हम जो है वहाँ पे पढ़ चुके हैं CSS में। तो ये बेसिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जो है जावा स्क्रिप्ट शुरू करेंगे। यहाँ पे आपका बेसिक CSS के अंतर्गत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है।